अध्याय 211 छड़ी आती है 7वां अपडेट। कर्मचारी आइए, कर्मचारी आओ की आवाज के साथ ही कर्मचारी आ गए। वीर की गर्जना के साथ ही हजारों वर्षों से विद्यमान दानव मायालोक में एक विशाल आकाशीय स्तंभ के समान मोटे लोहे के डंडे से जबरदस्ती प्रवेश किया गया। आकाश चकनाचूर हो गया और आकाश धरती कांप उठे। लोहे का डंडा हवा के झोंके से सिकुड़ता हुआ धीरे धीरे 3 मीटर लंबे डंडे में बदल गया और आज्ञाकारी रूप से वीर के हाथ में आ गिरा। वह पूरी तरह गोल और गहरे रंग का था, जिस पर 8 अक्षर खुदे हुए थे। किसी कलाकृति का कोई निश्चित रूप नहीं होता, उसकी शक्ति केवल हृदय में निहित होती है। लोहे का डंडा पकड़े हुए वीर की पूरी आभा में एक नाटकीय परिवर्तन आया। उसका दिखने में पतला शरीर एक पहाड़ की तरह विशाल और ऊंचे स्थान पर पहुंच गया, मानो वह अचल हो और किसी देवता या दानव की तरह नश्वर जगत को अपने वश में कर रहा हो। राक्षसी सेनाओं की विशाल लहर को देखते हुए उसने ठंडे स्वर में उपहास किया, फिर पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ते हुए राक्षसी सेना में घुस गया और नरसंहार शुरू कर दिया। राक्षस एक सागर के समान थे और वीर की आकृति उसमें विलीन हो गई। लोहे का एक डंडा बवंडर की तरह घूम रहा था। हर वार के साथ राक्षस चूर चूर हो रहे थे। जहां वह खड़ा था वह जगह मांस और खून पीसने वाली चक्की बन गई, जो लगातार आगे बढ़ती रही। एक बार कोई दानव उसमें गिर जाता तो वह पल भर में हवा में गायब हो जाता। लोहे का डंडा ताई पर्वत जितना भारी था। वीर ने अकेले ही हजारों सैनिकों का बहादुरी से सामना किया और राक्षसी सेना को तितर बितर कर भगा दिया, जिससे सैनिक और घोड़े दोनों उलट गए। उसकी भयंकर क्रूरता को देखकर फुमा कोतारो का चेहरा भी भय से भर गया। सब लोग हमला करो, उसे मार डालो। जापान के बचे हुए लोग उस देवदूत जैसी आकृति को राक्षसों का संहार करते हुए देख रहे थे, जो 7 बार अंदर बाहर आ जा रही थी, अजेय। वे भय से कांप रहे थे, एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। छी! जापान का एक व्यक्ति चीख उठा, उसका शरीर कमर से 2 हिस्सों में कट गया था। दुष्ट असुर की तरह दानवी तलवार पकड़े हुए फुमा कोतारो ने भयंकर दहाड़ लगाई, अगर तुमने हमला नहीं किया तो तुम मर जाओगे। मौत के खतरे का सामना करते हुए जापान के इन लोगों ने आखिरकार दांत पीसकर हमला कर दिया और प्रत्येक ने अपने अपने तरीके अपनाए। कुछ योद्धा निंजाओं की तरह घात लगाकर कुनाए और शूरिकेन चलाते थे। कुछ अन्य समुराई योद्धाओं की तरह दोनों हाथों से तलवारें थामे सीधे वार करते थे। कुछ अन्य ओन्म्योजी योद्धाओं की तरह हाथ की मुद्राएं बनाते हुए विभिन्न मंत्र और जादुई शब्द बोलते थे। कुछ समय के लिए वीर युद्ध के मैदान में सभी राक्षसों और जापान के लोगों का शत्रु बन गया। अनगिनत हमले उल्कापिंडों की वर्षा की तरह बरसने लगे। वूश 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 तेज हवा गरज रही थी। वीर की लोहे की छड़ी हवा में लहराती हुई हिल रही थी, मानो एक अभेद्य कवच बना रही हो जो सभी हमलों को रोक रही हो। छड़ी की छाया की रक्षा को कोई भेद नहीं सका। बढ़ो बढ़ो बढ़ो, वह चिल्लाया, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा उसमें समाहित हो गई। उसके हाथ में मौजूद लोहे का डंडा तेजी से फैलकर 100 मीटर से भी अधिक लंबा एक विशाल लोहे का स्तंभ बन गया। वह आगे बढ़ता गया, रास्ते में आने वाले पहाड़ों को चीरता चला गया, पानी को चीरता चला गया। उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को वह अपनी जबरदस्त ताकत से चूर चूर कर देता था। जापान के जो लोग समय रहते बच नहीं पाए, वे एक तेज लहर में बह गए और मांस के पेस्ट में बदल गए। धिक्कार है! फुमा कोतारो की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। ये सभी जापान के प्रतिभाशाली साधक थे, अनमोल संपत्तियां। हर एक की मृत्यु एक बहुत बड़ा नुकसान था। वह क्रोधित था, उसकी राक्षसी ऊर्जा उसे मंथन करते हुए घेर रही थी, जिससे एक बवंडर का रूप ले रहा था। मनुष्य और तलवार एक हो गए और पलक झपकते ही प्रहार कर दिया। राक्षसी हवा से विनाश का वार। उसकी आकृति हवा के झोंके में बदल गई और पलक झपकते ही हजारों वार हुए। तलवारों की लपटें आपस में उलझ गईं, जिससे लगातार घूमता हुआ ब्लेडों का जाल बन गया। एक बार इसमें फंसने पर व्यक्ति पल भर में हजारों टुकड़ों में कट जाता। बदलाव। वीर ने तिरछी नजर से देखा, पूरी तरह से चुनौती भरे लहजे में, और ताना मारा। हाथ के एक झटके से लोहे का डंडा उड़ गया और पल भर में अनगिनत रूपों में बिखर गया। एक पल के लिए आकाश डंडे की छायाओं से भर गया, जो लगातार तलवार की रोशनी से टकरा रही थी। क्लैंग 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 शून्य लोक में लगातार गूंज रही थी। तलवारों की रोशनी और लाठियों की परछाइयां एक एक करके मिटती चली गईं। इस पुराने सूर्य को बढ़ने दो, बढ़ो बढ़ो बढ़ो। वीर ने हाथ में छड़ी पकड़े हुए दहाड़ा। उसके हाथ में मौजूद लोहे की छड़ी फिर से रूपांतरित हो गई और उसके हाथ में ही घूमते हुए एक क्षेत्र को छानने लगी। राक्षस चकनाचूर होकर चूर चूर हो गए। विशाल सेना में एक स्पष्ट खाली क्षेत्र दिखाई दिया।
फूमा कोतारो उड़कर जमीन पर जा गिरा, बुरी तरह धंस गया और काफी देर तक खुद को बाहर निकालने में असमर्थ रहा। वीर जितना अधिक लड़ता गया उतना ही अधिक उत्साहित होता गया। उसकी चालें और भी भयंकर होती गईं। उसका शरीर तेजी से चमकने लगा और उसकी लाठी चलाने की तकनीकें अपने चरम पर पहुंचकर अनगिनत रूपों में विलीन हो गईं, जिनमें अनंत रहस्य समाहित थे और वे सेनाओं को चटाई समेटने की तरह बहा ले जाती थीं। कुछ समय के लिए आकाश लोहे की छड़ी की छायाओं से भर गया। जहां भी लोहे की छड़ी का स्पर्श हुआ, सब कुछ धूल में बदल गया। इस आदमी का उपनाम सन है। फूमा कोटारो बड़ी मुश्किल से जमीन से बाहर निकला। उसके शरीर के धातु के आवरण में दरारें दिखाई देने लगी। उसका चेहरा भय से भरा हुआ था। क्या यह आदमी हुआश या जनजाति का हो सकता है? और उसका उपनाम सन है। वह जापान के पौराणिक क्षेत्र में कैसे आया? पृथ्वी पर इतना भयानक साधक कैसे प्रकट हो सकता है? वह समझ नहीं पा रहा था। वह बस खाली निगाहों से देखता रह गया जब वीर ने मैदान पर अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए दानव मायालोक को उलट पुलट कर दिया। लोहे का डंडा अपनी इच्छा से रूप बदलने लगा और हजारों की संख्या में राक्षसी सेनाएं अब प्रतिरोध नहीं कर सकी। मृत्यु का भय सब पर हावी हो गया और वे तितर बितर होकर भागने लगे, इस अभिशाप से यथासंभव दूर जाना चाहते थे। कुछ समय के लिए वीर के आसपास का वातावरण खाली हो गया। वह लोहे की छड़ी पकड़े उत्साह और वीरता से परिपूर्ण होकर दिल खोलकर हंसता हुआ एक ही स्थान पर खड़ा रहा। फूमा कोतारो की आंखें तेजी से सिकुड़ गईं। वीर के हाथ में लोहे की छड़ी को देखते हुए जितना अधिक वह उसे देखता, वह उतनी ही परिचित लगने लगी। आकार में अंतर के अलावा उसकी आकृति स्पष्ट रूप से उनके जापानी देवता स्तंभ जैसी थी। क्या इस व्यक्ति ने वास्तव में इस जादुई खजाने को परिष्कृत किया? तब क्या हमारे जापान देश के पास उसे सहारा देने वाला ईश्वर स्तंभ नहीं रह जाएगा, और क्या वह विशाल समुद्री खाई में समा जाने के कगार पर नहीं होगा? ये सोचते ही उसका चेहरा पूरी तरह से विकृत होकर एक भयंकर भाव में बदल गया। जापान का ईश्वर स्तंभ जापान की जीवन रेखा था। यदि वह भूमि विशाल समुद्री खाई में समा जाए तो जापान के असंख्य लोग कहाँ जाएंगे? पूरी जापानी जाति के जीवन को दांव पर लगाते हुए उसकी आंखें खून से लाल हो गईं और वह पूरी तरह से अपने जीवन के लिए लड़ने लगा। फूमा कोतारो ने दांत पीसते हुए अचानक ऊंचाई की ओर छलांग लगाई और अपनी सारी शक्ति को दानव तलवार में समाहित कर दिया। राक्षसी तलवार एक अशुभ रक्त लाल रंग से रंगी हुई थी। उसकी ऊर्जा हत्या के इरादे से भरी हुई थी, अविश्वसनीय रूप से भयानक, सब कुछ मिटा देने के घातक इरादे से भरी हुई थी। मनुष्य और तलवार एक हो गए। वह हवा में ऊंची छलांग लगाते हुए अपनी अंतिम चाल गेल फ्लैश स्लैश का प्रयोग करने लगा। तलवार की रोशनी गिरी और समस्त जीवन को नष्ट कर दिया। लेकिन वीर अधीर था। उसने पलक झपकाते हुए कहा, दफा हो जाओ बूढ़े सूरज। बढ़ो बढ़ो बढ़ो। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति लोहे के डंडे में डाल दी। डंडा तेजी से बढ़ने लगा, धरती में जड़ जमा ली और धीरे धीरे आकाश की ओर सीधा खड़ा एक दिव्य स्तंभ बन गया जो भयंकर प्रहार कर रहा था। क्या फूमा कोतारो की तलवार की रोशनी अभी पूरी तरह से फीकी भी नहीं पड़ी थी कि एक विशाल लोहे के डंडे ने उसे जोरदार तरीके से हवा में उछाल दिया। दरार। उसका चेहरा एकदम बदल गया जब उसने देखा कि उसके हाथ में मौजूद दानवी तलवार दरारों से भरी हुई थी और टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर थी। ये आकाश और पृथ्वी सचमुच बहुत छोटे हैं। ये पुराने सूर्य को सचमुच असहज कर रहे हैं। वीर की सुनहरी आंखों में तिरस्कार झलक रहा था। उसने इन पराजित सेनापतियों की परवाह नहीं की, क्योंकि अभी तक उसे अपनी इच्छा के अनुसार लड़ाई नहीं मिली थी। उसने अचानक फिर से आकाश की ओर देखा, लोहे की छड़ी को दोनों हाथों से पकड़ा और आकाश में उड़ गया। लोहे की छड़ को पकड़े हुए उसका पूरा शरीर झुक गया और उसकी सारी शक्ति ने शून्य लोक पर प्रहार किया। जल्दी से आना। छड़ी की नोक के नीचे कांच के टूटने जैसी ध्वनि उठी जिससे हलचल मच गई। अंतरिक्ष टुकड़ों में बिखर गया जिससे एक काला छेद प्रकट हुआ। उसमें से अनंत काला जल बह निकला जिसने पूरे पौराणिक क्षेत्र को डुबो दिया। अनगिनत राक्षस घबराकर भागने लगे। वीर ने एक पल भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह उछला और कलाबाजी करते हुए सुनहरी रोशनी में परिवर्तित हो गया और इस संकीर्ण दुनिया में गायब हो गया। ये बूढ़ा सूरज फिर निकल आया। हा, फिर से कहने की क्या जरूरत है। स्वर्ण बंदर 1000 पाउंड की छड़ी लेकर उठा। 10,000 ली की धूल से हरा भरा आकाश साफ हो गया। अध्याय 212 अनंत दिव्य लोहा 8वां अपडेट। समुद्र की बर्फीली ठंडी लहरें किनारे से टकरा रही थीं। वीर ने आंखें खोली तो खुद को पानी में लेटा हुआ पाया, लहरों के साथ बहता हुआ। उसने आंखें खोली और बेहद भ्रमित दिख रहा था।
वास्तव में क्या हुआ? क्या उसने अभी अभी जापान के उन लोगों से लड़ाई नहीं की थी और उस भयानक अमातेरासु काली ज्वाला की चपेट में नहीं आया था? उसके बाद क्या हुआ? वह अचानक यहाँ कैसे प्रकट हो गया? डॉट डॉट डॉट। उसकी याददाश्त में एक बड़ा खालीपन छा गया, जिससे वह पूरी तरह से हैरान रह गया। अचानक उसे लगा कि उसकी हथेली धंस रही है। उसने नीचे देखा और ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि वह एक लोहे की छड़ को कसकर पकड़े हुए है और उसे छोड़ने से इनकार कर रहा है। ये लोहे की छड़ पूरी तरह से काली और एकदम गोल थी। इस पर 8 अक्षर खुदे हुए थे, निराकार औजार, मन की ऊर्जा। क्या ये डोंगइन दिव्य स्तंभ नहीं है? यह इतना छोटा कैसे हो गया? वीर अचंभित रह गया और अचानक उसके सिर में तेज दर्द हुआ क्योंकि अनगिनत स्मृति के टुकड़े उसकी आंखों के सामने कौंध गए। उसने स्पष्ट रूप से खुद को अचानक जागते और उत्पात मचाते हुए देखा। इतनी शक्तिशाली क्षमता निश्चित रूप से उसके वर्तमान स्वरूप के बस की बात नहीं थी। ऐसा लगा जैसे वह एक अलग ही इंसान बन गया हो। मेरा पुराना सूरज। उस अपरिचित व्यक्ति द्वारा बोले गए शब्दों ने वीर के रोंगटे खड़े कर दिए। क्या सन वुकोंग ने उसके शरीर पर कब्जा करके पुनर्जीवित किया था? क्या मेरे दिल के अंदर हमेशा एक बंदर रहता है? क्या तुम किसी भी क्षण मुझ पर अधिकार जमाने के लिए तैयार हो? वीर को ये बात अस्वीकार्य लगी। यद्यपि वह सन वुकोंग के पौराणिक मार्ग पर चल रहा था, फिर भी वह स्वयं ही था और किसी और की तरह बनना नहीं चाहता था। अगर वह बंदर तीनों लोकों पर राज करता और देवताओं और राक्षसों के बीच गर्व से हंसता भी, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? चाहे वह कितना भी अद्भुत क्यों न हो, वह नहीं था। नहीं, ये सही नहीं है। शुरुआती घबराहट के बाद वीर, जो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, धीरे धीरे शांत हो गया। 3000 से अधिक वर्षों के अंतरतारकीय मानवों के साधना इतिहास में मिथक जीन के माध्यम से पौराणिक पात्रों का पुनरुद्धार कभी नहीं हुआ है। यह मिथक जीन सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। वे प्राचीन पौराणिक पात्र समय की धारा में विलीन हो गए हैं और अपने पीछे केवल अपने पौराणिक बीज ही छोड़ गए हैं। अगर वे पुनर्जीवित हो सकते तो बहुत पहले ही पुनर्जीवित हो चुके होते। अब तक इंतजार क्यों किया? यह अनोखी घटना पहले कभी किसी और में नहीं देखी गई। यह अभूतपूर्व है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? वीर पूरी तरह से असमंजस में था, ये सोचकर कि आखिर किस बात ने उसे दूसरों से अलग बनाया है। अचानक उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये सब सर्वोच्च पौराणिक मार्ग से संबंधित हो सकता है? वीर जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता गया, उतना ही उसे लगने लगा कि यह संभव है। प्राचीन साधना सभ्यता के युग में सर्वोच्च ईश्वर और दानव ने ऐसी ऊंचाइयों को प्राप्त किया जो आम लोगों के लिए असंभव थी। उनके अस्तित्व में ही असाधारण विशेषताएं थीं, स्मृति, इच्छाशक्ति और विचार सब एक में समाहित थे, जो पौराणिक जीन के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते थे। बाद की पीढ़ियां जो संबंधित मिथक जीन को जागृत करेगी, उन्हें भी सर्वोच्च ईश्वर और दानव की यादों से विरासत प्राप्त होगी और वे उनकी इच्छा का उत्तराधिकार ग्रहण करेगी। ऐसा लगता है कि सन वुकोंग की इच्छाशक्ति बहुत ही प्रबल थी, इसलिए उसने मुझ पर असर डाला। अपने दिल में कुछ देर पहले उमड़ी उस प्रचंड क्रोध की लहर को याद करते हुए, एक ऐसा क्रोध जो आकाश धरती का भी लिहाज नहीं करता था, वीर ने गहन चिंतन किया। महान ऋषि विल, जिस बात ने उसके दिल को दहला दिया, वो ही ये थी कि उसने अभी अभी केवल स्टोन मन की जीन को जागृत किया था, और इस महान ऋषि की इच्छाशक्ति पहले से ही इतनी प्रबल थी। यदि वह इसी मार्ग पर चलता रहा तो सन वुकोंग की यादें और इच्छाशक्ति लगातार जागृत होती रहेंगी और धीरे धीरे उस पर प्रभाव डालती रहेंगी। जब वह इस पौराणिक पथ के अंत तक पहुंच जाएगा, तो क्या वह दूसरा सन वुकोंग बन जाएगा? यदि ऐसा है तो क्या सन वुकोंग अप्रत्यक्ष रूप से अपने शरीर में पुनर्जीवित नहीं हो जाएगा? वीर खुद को अच्छी तरह जानता था, वह महज एक नश्वर प्राणी था। क्या वह सन वुकोंग की इच्छाशक्ति के विरुद्ध संघर्ष में सचमुच जीत सकता था? इसकी संभावना नगण्य थी। सन वुकोंग का पौराणिक मार्ग, हालांकि उसे एक असाधारण यात्रा पर निकलने की अनुमति देता है, अंततः एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाएगा जहां उसे इसकी सीमाओं को पार करने की आवश्यकता होगी। सर्वोच्च पौराणिक मार्ग में निस्संदेह अपार संभावनाएं थीं, लेकिन जरूरी नहीं था कि व्यक्ति को इसके अंत तक पहुंचकर स्वयं प्राचीन देवता और दानव बन जाना पड़े। इसके बजाय व्यक्ति को अपने साधना अनुभव का उपयोग करके स्वयं को परिपूर्ण बनाना चाहिए और अंततः अपना स्वयं का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। इस विचार के आते ही वीर का मन एकदम साफ हो गया, जैसे बादल रहित आकाश जिसमें उदासी का कोई नामोनिशान नहीं था। उनके हृदय में साधना का एक बीज गहराई से बोया गया था, जो उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था जब वह परिपक्व होगा, जड़ पकड़ेगा और अंकुरित होगा।
वीर चुपचाप लोहे की छड़ को अपने हाथ में पकड़े रहा, उसका दिल बेचैन हो रहा था। असीम दिव्य लोहा। उन्हें स्वाभाविक रूप से इस जादुई खजाने का असली नाम पता था। यह मन की शक्ति द्वारा नियंत्रित एक विलक्षण जादुई खजाना था। मन जितना मजबूत होगा, ये दिव्य लोहा उतनी ही अधिक शक्ति प्रकट कर सकता था। असीम बुद्धि के साथ दिव्य लोहा अपनी इच्छा से रूपांतरित हो सकता था, अनंत रहस्यों से युक्त था, इसलिए इसका नाम असीम दिव्य लोहा पड़ा। हालांकि इस जादुई खजाने को परिष्कृत करने के लिए किसी की मानसिक शक्ति भी अविश्वसनीय रूप से मजबूत होनी चाहिए, जो कि पिछला वीर हासिल नहीं कर सका था। लेकिन इससे पहले एक विचित्र संयोग से वीर के शरीर में महान ऋषि की इच्छा जागृत हुई, और उनकी मानसिक शक्ति इस असीम दिव्य लोहे के साथ प्रतिध्वनित होकर विस्फोटित हुई। तभी छड़ी आओ के शक्तिशाली विचार के साथ उन्होंने तुरंत इसे परिष्कृत किया और अपने हाथ में बुला लिया। वीर ने पाया कि इस असीम दिव्य लोहे का कार्य रुई जिंगू बैंक के कार्य से उल्लेखनीय रूप से मिलता जुलता था, क्योंकि दोनों ही प्राचीन खंडहरों की विरासत थे। इस असीम दिव्य लोहे का रुई जिंगू बैंक के साथ कोई घनिष्ठ संबंध अवश्य रहा होगा, तभी यह महान ऋषि की इच्छा के साथ प्रतिध्वनित हुआ और अनायास ही उन्हें अपना स्वामी मान लिया। अंततः वीर को महान ऋषि की इच्छा से लाभ हुआ। जहां तक सटीक सत्य की बात है, वीर ने काफी देर तक सोचा, लेकिन उसे समझ नहीं आया। उसे बाद में इसकी खोज करनी होगी। वीर ने दिव्य लोहे को अपने हाथों में लिया और एक विचार के साथ ही असीम दिव्य लोहा उसकी हथेली में तेजी से सिकुड़ गया और एक कड़ाई की सुई में बदल गया। जैसे ही वह उसे अपने कान में डालने वाला था, उसने अनिच्छा से अपना हाथ पीछे खींच लिया। वह कोई बंदर तो नहीं था। वीर ने असीम दिव्य लोहे को नया आकार दिया, उसे सिकुड़कर और मोड़कर एक अंगूठी बनाई, जिसे उसने अपनी तर्जनी उंगली में पहना। यह न तो बहुत बड़ी थी और न ही बहुत छोटी, बल्कि उसकी युद्धपोत वाली अंगूठी के साथ बिल्कुल फिट बैठती थी। तय किए गए स्थान को खोलते ही हुआगुओशान स्टारशिप समुद्र पर पुनः प्रकट हो गई। वीर उसमें प्रवेश कर गया और युद्धपोत को नियंत्रित किया, जो पलक झपकते ही समुद्र से गायब हो गया। वह शालीनता से वहां से चले गए, इस बात से अनभिज्ञ की पृथ्वी पर पहले से ही उथल पुथल मची हुई थी। किसी अज्ञात कारण से जापान ने अचानक चीन की कड़ी निंदा करते हुए दावा किया कि सन नामक एक शक्तिशाली साधक ने डोंगयिंग दिव्य स्तंभ चुरा लिया है, जिसके कारण जापान की भूमि मारियाना ट्रेंच में धंसती जा रही है। 5 से 600 मिलियन जापानी लोग असुरक्षा के साए में जी रहे थे और देश में दहशत का माहौल था। उन्होंने मांग की कि चीन सन उपनाम वाले साधक को तुरंत उनके हवाले कर दे और डोंगयिंग दिव्य स्तंभ लौटा दे। ताई ची के ज्ञान में निपुण चीन ने स्वाभाविक रूप से हर बात से इनकार किया। दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। अहम बात यह थी कि जापान को कोई सबूत नहीं मिला था, एक पौराणिक क्षेत्र पूरी तरह से नष्ट हो गया था, फिर भी एक भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया। पृथ्वी पर दो प्रमुख शक्तियों के बीच चल रहे झगड़ों के बीच सन नामक साधक अचानक प्रसिद्ध हो गया। अनगिनत लोग ये जानने के लिए उत्सुक थे कि वह कौन है। जापान को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाना, इन सब का सूत्रधार होने के बावजूद वीर ने इन मामलों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह पृथ्वी की दूसरी सबसे बड़ी खाई टोंगा ट्रेंच में लौट गया, ताकि सभी तरह के व्यवधानों से बचते हुए अपनी साधना जारी रख सके। देखते ही देखते 20 से अधिक दिन बीत गए। वीर ने 15,000 मीटर गहरी खाई के तल पर अपनी आंखें खोली। उसका सार और ऊर्जा समाहित थी और उसके शरीर के भीतर पहले ही एक गुणात्मक परिवर्तन हो चुका था। उनके नए जीवन के गुण निम्नलिखित थे। नाम वीर, जीवन शक्ति 218, मूल जीन स्टोन मन की जीन 10, माइंड जीन 10, बुनियादी जीन वानर जीन 10, पाषाण भ्रूण जीन 10, एड्रेनालाइन जीन 1, आत्मा जीन 9, मनोगतिकी जीन 6, आध्यात्मिकता जीन 8, आनुवंशिक क्षमता 2988%। इतने दिनों की साधना के बाद उनकी जीवन शक्ति 200 के आंकड़े को पार कर 208 से बढ़कर 218 हो गई, जो एक मामूली बदलाव है। बात बस इतनी सी थी कि उसका स्टोन मन की जीन और माइंड जीन दोनों ही अधिकतम स्तर पर थे, फिर भी किसी कारणवश वह लिंगमिंग स्टोन मन की जीन को विकसित नहीं कर पा रहा था। वीर भी इससे हैरान था। बहुत सोचने विचारने के बाद आखिरकार उसे इसका जवाब सन वुकोन की पौराणिक कथा में मिला। जैसे जैसे साधना का स्तर बढ़ता गया, मिथक जीन के विकास की शर्तें और भी सख्त होती गईं, जिसके लिए विशिष्ट मानदंडों को पूरा करना आवश्यक हो गया। लिंगमिंग स्टोन मनकी ने अनगिनत वर्षों तक सूर्य और चंद्रमा के सार को अवशोषित करके स्वाभाविक रूप से एक अमर भ्रूण का निर्माण किया और एक पत्थर से जन्म लिया, जिसमें शक्तिशाली जन्मजात प्रतिभाएं थीं।
लिंगमिंग स्टोन मंकी जीन को जागृत करने के लिए उसे इसकी कुंजी को समझना होगा, जिससे जीन विकास में गुणात्मक परिवर्तन संभव हो सके। पौराणिक अभिलेख अक्सर संक्षिप्त होते हैं। किसी मिथक को जानना ही उसे समझने का प्रमाण नहीं है, आपको मिथक के सार को भी समझना होगा। दुर्भाग्यवश 1 महीना बहुत कम था। कॉस्मिक यूनिवर्सिटी में दाखिले के मूल्यांकन का दूसरा दौर शुरू होने वाला था और वीर के पास अब समय बर्बाद करने का कोई समय नहीं था। उसे कोई पछतावा नहीं था। उसकी जीवन शक्ति 218 तक पहुंच गई थी, जो एक साधारण कुलीन साधक से कम नहीं थी। वह मूल्यांकन के दूसरे दौर में सफल होने के लिए दृढ़ संकल्पित था। कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति स्थिर और क्रमिक होनी चाहिए, न कि जल्दबाजी में। जैसे ही नामांकन मूल्यांकन का समय नजदीक आया, वीर ने एक बार फिर युद्धपोत को मुड़े हुए स्थान में रखा और फिर अचानक आकाश में उड़ गया, बादलों पर सवार होकर चीन क्षेत्र की ओर बढ़ गया। वीर अब पूरी तरह बदल चुका था, उसकी क्षमताएं अभूतपूर्व रूप से बढ़ चुकी थीं। उसकी उड़ने की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। वह अब पहले की तरह केवल बादलों पर रेंग नहीं रहा था, बल्कि बिजली की तरह आकाश में विचरण कर रहा था। उसके पैरों के नीचे बादल हवा में ऐसे घूम रहे थे मानो कोई कलाबाजी करने वाला बादल 1,08,000 ली की दूरी तय कर सकता हो और आकाश में एक लंबी पूंछ छोड़ जाता हो जो काफी देर तक बनी रहती हो। अध्याय 213 तारा में आकाश मदरशिप पहला अपडेट। वीर, तुम आ गए। जैसे ही वीर की आकृति अर्थ मिडिल स्कूल में प्रकट हुई, प्रधानाचार्य को खबर मिली और वे दूर से ही उसका अभिवादन करने के लिए दौड़े और मन ही मन राहत की सांस ली। उनके विचार में वीर एक ऐसा प्रतिभाशाली छात्र था जो पिछले 100 वर्षों में पृथ्वी के किसी माध्यमिक विद्यालय में शायद ही कभी देखने को मिला हो। इस वर्ष की अंतरतारकीय महाविद्यालय प्रवेश परीक्षा में पृथ्वी का माध्यमिक विद्यालय अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर पाएगा और गुमनामी से बाहर निकल पाएगा या नहीं, ये सब वीर पर निर्भर था। 1 महीना बीत गया था और वीर आधे दिन से भी कम समय से दिखाई नहीं दिया था, उसकी परछाई भी नजर नहीं आई थी। उसे डर था कि कहीं पृथ्वी के दूसरे मिडिल स्कूलों ने वीर को अपने यहाँ दाखिला न दे दिया हो। वह अच्छी तरह जानता था कि वीर की वर्तमान ताकत के साथ वह कहीं भी एक डिमांडिंग आइटम होगा। वीर के प्रकट होने के बाद ही उसे आखिरकार तसल्ली मिली और उसने अभूतपूर्व उत्साह के साथ उसका स्वागत किया। प्रिंसिपल, वीर ने शांत भाव से सिर हिलाकर उन्हें जवाब दिया। प्रधानाचार्य चलकर वहां पहुंचे, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े उनके कदम धीमे होते गए और उनके चेहरे पर आश्चर्य और अनिश्चितता के भाव उभर आए। वह पहले से ही एक कुलीन साधक था और उसकी इंद्रियां अविश्वसनीय रूप से तीव्र थीं। वीर से उसने स्पष्ट रूप से एक भारी पहाड़ जैसी दबाव महसूस किया, जिसके कारण उसके पास जाना असंभव था। क्या कोई छात्र मुझ पर जीवन शक्ति का दबाव डाल सकता है? क्या उसकी जीवन शक्ति मेरी जीवन शक्ति से अधिक मजबूत है? ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। अगर वह वीर से इतना परिचित न होता तो उसे शक हो जाता कि उसके सामने खड़ा छात्र किसी और का रूप धारण किए हुए है। महज 1 महीने में क्या वह सचमुच एक कुलीन साधक बनने में सफल रहा? उस पुरुष ने ये कैसे किया? तुमने फिर से ब्रेक थ्रू कर लिया। प्रधानाचार्य का चेहरा ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। फिर से कहने की क्या जरूरत है? ऐसा नहीं था कि वह शांत नहीं था, बात सिर्फ इतनी थी कि वीर ने बार बार इतनी तेजी से सफलताएं हासिल कर ली थी कि उसके लिए शांत रहना असंभव हो गया था। बिल्कुल सही, वीर ने सिर हिलाया लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहा। जीवन शक्ति की 100 की सीमा को पार करके 218 तक पहुंचना वास्तव में एक बड़ी सफलता थी, लेकिन यह अभी तक एक कुलीन साधक बनने की अवस्था नहीं थी। लेकिन ठीक इसी वजह से इसे स्पष्ट रूप से समझाना मुश्किल था। अभी तक वह कल्टीवेटर एलीट नहीं बना था, फिर भी उसकी जीवन शक्ति पहले ही इतनी भयावह संख्या तक पहुंच चुकी थी, जो जापानी पौराणिक कथाओं के मिथिक दायरे से संबंधित थी, जिसे जरा सा भी लीक नहीं किया जा सकता था। उन्हें पहले से ही डोनविंग दिव्य स्तंभ के गायब होने के बारे में पता था और पृथ्वी के दोनों राष्ट्रों के बीच कहासुनी शुरू हो गई थी। इस पूरे घटनाक्रम के सूत्रधार के रूप में वीर के लिए शांत रहना ही बेहतर था, अन्यथा वह मुसीबत को न्योता देता, जिससे जटिलताओं का एक और दौर शुरू हो जाता। कॉलेज प्रवेश परीक्षा नजदीक होने के कारण वह वास्तव में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं चाहता था। वीर ने अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया, जिससे वह एक साधारण व्यक्ति की तरह दिखने लगा। प्रधानाचार्य जैसे कुलीन साधक के लिए कोई भी उसकी वास्तविक शक्ति का अंदाजा नहीं लगा सकता था। चलो चलें। ये देखकर कि वह कुछ नहीं बोल रहा था, प्रधानाचार्य ने समझदारी से आगे कुछ नहीं पूछा। एक अंतरतारकीय साधक के रूप में किसके पास कुछ रहस्य नहीं होते?
वह और इंतजार नहीं कर सका और वीर के साथ पृथ्वी संवर्धन संघ की ओर जाने वाले एक अंतरिक्ष यान में सवार हो गया। एक विशालकाय तैरता हुआ अंतरिक्ष यान लंबे समय से इंतजार करते हुए एक विशाल धातु के द्वीप पर आकर रुका हुआ था। वहां कवच पहने, हेलमेट लगाए और पूरी तरह से हथियारों से लैस योद्धाओं की एक टीम खड़ी थी। प्रधानाचार्य ने ऊपर जाकर वीर की जानकारी प्रस्तुत की, जिसकी तुरंत पुष्टि हो गई। जल्दी अंदर जाओ, चिल्लाना मत, आदेशों का उल्लंघन मत करना, वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। सैनिक ने शब्दों को व्यर्थ नहीं किया और उन्हें सख्ती से चेतावनी दी। वीर ने कुछ नहीं कहा और आज्ञाकारी भाव से अंदर चला गया। अर्थ कल्टीवेशन एसोसिएशन अंतर्तार्कीय क्षेत्र में एक विशाल, एकाधिकारवादी मानव कल्टीवेशन संगठन था, एक ऐसा विशालकाय अस्तित्व जिसका विरोध उसके जैसा एक छोटा अंतर्तार्कीय कल्टीवेटर नहीं कर सकता था। हालांकि एसोसिएशन ने दबंगई से काम किया, लेकिन ये केवल कार्यों के खिलाफ था, व्यक्तियों के खिलाफ नहीं। जरूरत पड़ने पर झुकना अभी भी उचित है। अंतरिक्षीय ब्रह्मांड विशाल है और इसमें हर तरह के विलक्षण लोग मौजूद हैं। फिर भी हर साल कई ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जहां शक्तिशाली पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार अपने कुलीन वंश पर भरोसा करते हुए साधना संघ से भिड़ जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें कैद कर लिया जाता है और निर्जन ग्रहों पर निर्वासित कर दिया जाता है और उन्हें जीवन भर के लिए कॉलेज प्रवेश परीक्षा में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया जाता है। वीर अंतरिक्ष यान में दाखिल हुआ, जो पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। 100 से अधिक लोग मौजूद थे। स्पष्ट रूप से पृथ्वी से सभी उम्मीदवार यहाँ थे। केबिन में बैठे सभी लोग घबराए हुए थे और यहाँ तक कि सबसे आत्मविश्वासी व्यक्ति भी आगामी परीक्षा में क्या होगा, इस बात को लेकर चिंतित थे। पंजीकरण और मूल्यांकन का दूसरा दौर पूरे सौरमंडल में आयोजित किया गया, जिसमें कई शक्तिशाली व्यक्ति उभरे, जिससे जबरदस्त प्रतिस्पर्धा का दबाव पैदा हुआ। उन्हें पृथ्वी पर शीर्ष प्रतिभाओं में गिना जाता था, लेकिन सौरमंडल के भीतर उनका कोई महत्व नहीं था। कुछ असाधारण प्रतिभाओं को छोड़कर बाकी अधिकांश को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए भाग्य की आवश्यकता होती थी। ये परीक्षा किसी व्यक्ति के जीवन के भविष्य से संबंधित थी। इस बाधा को पार कर लो और यह ऐसा है जैसे कोई काप मछली ड्रैगन गेट के ऊपर से छलांग लगा रही हो और एक सच्चे ड्रैगन की तरह बादलों में उड़ रही हो। इस बाधा को पार करने में असफल होने पर व्यक्ति भीड़ में गुम हो जाता है और एक साधारण जीवन जीने लगता है। प्रत्येक अंतर्तारकीय साधक ऊपर उठने, तारों के अनंत सागर पर विजय प्राप्त करने, शिखर तक पहुंचने और सबसे ऊपर से दृश्य को निहारने की लालसा रखता है। सबकी आंखों में तनाव और लालसा झलक रही थी। वीर चुपचाप भीड़ के बीच बैठा था, उसके चेहरे पर हमेशा की तरह शांति का भाव था। शक्ति से आत्मविश्वास आता है। उन्हें पूरा भरोसा था कि सौरमंडल में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उनकी बराबरी कर सकते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वीर को भीड़ को देखने का भी समय मिल गया। उसे आश्चर्य इस बात का हुआ कि उसे कियांश और जगदीश कहीं नजर नहीं आए। ये दोनों पहले दौर की परीक्षा में स्पष्ट रूप से सफल हो गए थे और कबीले के मुखिया ने तो उनसे विशेष रूप से मिलकर दूसरे दौर की परीक्षा में उनकी मदद करने का अनुरोध भी किया था। अब वे कहाँ थे? किस वजह से उन्होंने कॉस्मिक यूनिवर्सिटी की परीक्षा देने का विचार छोड़ दिया? क्या ये यंग मास्टर फैंग यू हो सकते हैं? वीर का दिल घबरा गया। उसे लगा कि इसकी बहुत संभावना है। वह युवा मास्टर फैंग यू अंतर्तार्कीय मुख्य परिवार से आया था, जिसका इरादा फैंग परिवार की शाखा से लोगों को भर्ती करके अपनी शक्ति को मजबूत करना था। अंतर्तार्कीय मुख्य परिवार में लौटने का प्रलोभन ही उन्हें कॉस्मिक विश्वविद्यालय में आवेदन करने से रोक सकता था। कॉस्मिक यूनिवर्सिटी में प्रतिस्पर्धा बेहद कठिन है, हर कोई इसमें प्रवेश नहीं पा सकता। अंतर्तार्कीय मुख्य परिवार में लौटना स्पष्ट रूप से अधिक सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाता है। हालांकि वीर इससे प्रभावित नहीं हुआ और उसे उम्मीद थी कि उन दोनों को इसका पछतावा नहीं होगा। उस युवा स्वामी फैंग यू ने एक समय उस पर बहुत दबाव डाला था, लेकिन अब ऐसा लगता था कि वह कोई खास व्यक्ति नहीं था। अंतर्तार्कीय मुख्य परिवार की मजबूत नींव के कारण युवा मास्टर फैंग यू की जीवन शक्ति अधिकतम 150 से अधिक नहीं थी, जिससे वह वहां निस्संदेह एक महत्वहीन पात्र बन गए। उनके बाद आने वाले कियांश और जगदीश का भविष्य का विकास अनुमानित था, लेकिन ये किसी और का मामला था। वीर ने संक्षेप में इस पर विचार किया, फिर उस विचार को त्याग दिया। अचानक ही उसने भीड़ में फुमाको तारो और जापानी देवी को देखा। 20 दिनों से अधिक समय बीतने के बाद दोनों काफी हद तक ठीक हो गए थे, हालांकि उनके चेहरे अभी भी पीले पड़ गए थे। फूमा कोटारो की आंखें एक दुष्ट भेड़िए की तरह हर किसी को स्कैन कर रही थी, मानो उनकी असली पहचान जानने की कोशिश कर रही हो।
और ऐसा लग रहा था कि उन्हें विश्वास था कि डोनवेन दिव्य स्तंभ चुराने वाला उन्हीं के बीच है। वीर ने बेफिक्री से मुस्कुराया। उसने ध्यान से चारों ओर देखा और पाया कि पृथ्वी के ये प्रतिभाशाली लोग अब उस पर ज्यादा दबाव नहीं डाल सकते। उसने सोचा कि सौर मंडल के छात्र विशेषज्ञों का क्या हाल होगा। वह उत्सुकता की भावना को महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। सभी उम्मीदवार तैयार हो जाएं, अंतरिक्ष यान उड़ान भरने के लिए तैयार है। एक आवाज चारों ओर गूंजी, केबिन कांप उठा और अंतरिक्ष यान ने उड़ान भरना शुरू कर दिया। पलक झपकते ही ये वायुमंडल को भेद कर तारों से भरे आकाश में विलीन हो गया। प्रधानाचार्य कल्टीवेशन एसोसिएशन में खड़े होकर अंतरिक्षयान को जाते हुए देखते रहे, जो काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। वीर, तुम्हें अच्छे परिणाम अवश्य प्राप्त करने होंगे। उसने अपनी सारी उम्मीदें वीर पर टिका दी थीं। अंतरिक्ष यान बिजली की गति से आगे बढ़ा। कणों के जेट एक लंबी आग की पूंछ छोड़ते हुए अंधेरे तारों से भरे आकाश में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। 3 घंटे बीत गए और अचानक सामने एक विशालकाय वस्तु प्रकट हुई। अंतरिक्ष में एक विशाल धातु का गोला तैर रहा था, जिससे सैकड़ों अंतरिक्ष यान जुड़े हुए थे, मानो तारों से भरे आकाश में तैरता हुआ कोई धातु का दानव हो, जो किसी ग्रह जितना बड़ा हो और जिसमें आंतरिक स्थान हो। ये स्पष्ट रूप से एक स्टारशिप मदरशिप थी। अध्याय 214 तनाव बढ़ता है, भाग 2। एक स्टारशिप मदरशिप अंतरतारकीय मनुष्यों की अत्याधुनिक तकनीक का साकार रूप है, जो एक विशाल अंतरिक्ष यान है और सामान्य ग्रह से लगभग न के बराबर छोटा है। अपने विशाल आकार के कारण ये वर्ष भर तारों भरे आकाश में तैरता रहता है और किसी ग्रह पर उतर नहीं सकता। यह एक चलता फिरता धातु का किला है, जो विभिन्न अंतरिक्ष यानों के आने जाने की सुविधा प्रदान कर सकता है और लाखों लोगों का भरण पोषण कर सकता है, जिससे यह एक चलता फिरता मानव अड्डा बन जाता है। इसका कार्य प्राचीन पृथ्वी युग के विमानवाहक पोतों के समान है, लेकिन इसका आयतन उनसे कई गुना अधिक है। वीर और अन्य लोग जिस विशाल अंतरिक्ष यान में सवार थे, वह स्टारशिप मदरशिप के सामने एक छोटे से कीड़े की तरह मदरशिप के भीतर घुस गया और उससे जुड़ गया। आप सभी मेरे साथ मदरशिप में आइए। पूरे सौर मंडल के सभी उम्मीदवार यहाँ एकत्रित हैं। अब हम मूल्यांकन के दूसरे चरण के स्थान पर जाने के लिए वर्महोल जंप करेंगे। एक शक्तिशाली कवचधारी योद्धा समूह को अंदर ले गया। मदरशिप का आंतरिक भाग किसी महल जितना विशाल था और वहां पहले से ही 10,000 से अधिक उम्मीदवार मौजूद थे। निस्संदेह ये सभी पूरे सौरमंडल के प्रतिभाशाली उम्मीदवार थे। उनमें से कई ऐसे थे जिनकी आभा बहुत शक्तिशाली थी। वीर ने तो कई ऐसे छात्रों को भी खोज निकाला जो उससे किसी भी तरह से कमजोर नहीं थे। उनकी जीवन शक्ति कम से कम 200 से ऊपर थी, जो उन्हें निस्संदेह कल्टीवेटर एलीट बनाती है। सौर मंडल इतना विशाल है, जिसकी आबादी 200 अरब है, इसलिए कुछ विलक्षण प्रतिभाओं का उभरना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वीर का उदय बहुत देर से हुआ। उसके पास पर्याप्त अनुभव नहीं था और उसे शीर्ष श्रेणी का प्रतिभाशाली नहीं माना जा सकता था। उसे केवल प्रथम श्रेणी में ही गिना जा सकता था। ऐसा जितना ज्यादा होता गया, वह उतना ही ज्यादा उत्साहित होता गया। शक्तिशाली लोगों को अक्सर शक्तिशाली विरोधियों की आवश्यकता होती है ताकि वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकें। सन वुकॉन के पौराणिक मार्ग पर चलने के बाद उन्होंने महान ऋषि की इच्छाशक्ति का सार भी अनुभव किया, अडिग मृत्यु के सामने भी पश्चाताप रहित। प्रतिद्वंद्वी जितना शक्तिशाली होता, उतना ही अधिक वही युद्ध की भावना से भर जाता था। स्टारशिप मदरशिप का चौकोर क्षेत्र विशाल था और सौर मंडल के सभी उम्मीदवार वहां एकत्रित थे। अपने अपने समूह बना रहे थे, जिनके बीच स्पष्ट विभाजन रेखाएं थीं। वे एक दूसरे का दूर से सामना कर रहे थे और उनके बीच ठंडी शत्रुता का माहौल था। ये सभी सौर मंडल के प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, जिनमें से प्रत्येक अभिमानी था और दूसरों के अधीन रहने को तैयार नहीं था। इसके अलावा जब तक वे कॉस्मिक यूनिवर्सिटी के मूल्यांकन में भाग लेते रहे, वे एक दूसरे के विरोधी थे, जिससे मैत्रीपूर्ण संबंध असंभव हो गए थे। यह ऐसा था मानो सियार, भेड़ियों, बाघों और तेंदुओं के एक समूह को युद्ध के मैदान में उतार दिया गया हो। संघर्ष होना तय था। कवचधारी योद्धाओं की चेतावनियों के कारण वे शारीरिक रूप से विलीन नहीं, लेकिन शून्य लोक में अदृश्य ऊर्जा के उतार चढ़ाव ने उन्हें बख्शा नहीं। यहां तक कि प्रकाश भी विकृत होने लगा, जिससे तीव्र तनाव का वातावरण बन गया। इन शक्तियों का टकराव पहले से ही एक नाजुक संतुलन में था। पृथ्वीवासियों के अचानक प्रवेश ने इस संतुलन को बिगाड़ दिया, जिससे वहां मौजूद सभी लोगों की शत्रुता भड़क उठी। मानव जाति की जन्मभूमि होने के नाते पृथ्वी पहले से ही काफी प्रसिद्ध थी। सौर मंडल के अन्य ग्रहों के लोग भी यह जानना चाहते थे कि पृथ्वीवासियों में क्या खास बात है। जीवन शक्ति की लहरें पहाड़ों की तरह उन पर टूट पड़ी, मानो उन्हें सबक सिखाना चाहती हों।
पृथ्वी के उम्मीदवारों के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे जंगली जानवरों के झुंड में घुस गए हों, दुश्मनों से घिरे हों और उनके चेहरे पीले पड़ गए। केवल कुछ ही लोग शांत और संयमित रहे। उन सभी ने अपनी जीवन शक्ति को जागृत किया और दूसरे समूह का सामना किया। शून्य लोक लगातार कंपन कर रहा था और वायु में हलचल मच रही थी, जिससे दृश्यमान उतार चढ़ाव उत्पन्न हो रहे थे। वीर उनके बीच खड़ा था, मानो उस पर कोई असर न पड़ा हो। अब उनके लिए ये दबाव वसंत की हल्की हवा की तरह थे, जो उनके चेहरे को छूकर निकल जाती थी और उन पर कोई असर नहीं डालती थी। उसने गुप्त रूप से विरोधियों के इस समूह पर नजर रखी। सौर मंडल विशाल है, जिसमें पृथ्वी, मंगल, शनि के छल्ले, क्षुद्रग्रह बेल्ट आदि सहित कई स्थानीय क्षेत्र शामिल हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के जटिल तारामंडलीय वातावरण हैं और जहां भी संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है, उन्हें रहने योग्य क्षेत्रों में विकसित किया जाता है। विभिन्न स्थानीय वातावरणों के कारण भी मानव जातियों के स्वरूप में परिवर्तन हुए हैं। शनि के वलयों में रहने वाले लोग शनि के ग्रहीय वलयों पर रहते हैं, जहां 30 से अधिक चंद्रमा और विभिन्न क्षुद्रग्रह हैं, जो अनगिनत कणों से व्याप्त हैं। शनि का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से लगभग 100 गुना अधिक है और इसका गुरुत्वाकर्षण भी बहुत अधिक है। इस क्षेत्र में रहने वाले लोग आमतौर पर कद में छोटे होते हैं, लगभग 1.7 मीटर ही लंबे होते हैं, और शनि के छल्लों द्वारा सूर्य की अधिकांश रोशनी अवरुद्ध होने के कारण प्रकाश का प्रवाह कम होता है, जिससे उनकी त्वचा अपेक्षाकृत पीली दिखाई देती है। हालांकि इस वजह से शनि के छल्लों में रहने वाले लोगों को कम नहीं आंकना चाहिए। उच्च गुरुत्वाकर्षण वाले वातावरण के कारण उनकी मांसपेशियों और हड्डियों का घनत्व और मजबूती सामान्य मनुष्यों की तुलना में कहीं अधिक है। शनि के छल्लों का जटिल वातावरण मानव शरीर को भी निखारता है, जिससे कठिन साधना के लिए विभिन्न अवसर मिलते हैं। इसलिए शनि के वलय क्षेत्र में साधना का स्तर सौरमंडल में सबसे उच्च है। दूसरी ओर क्षुद्रग्रह क्षेत्र बिल्कुल विपरीत है, अंतरिक्ष में तैरता हुआ शून्य गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। मनुष्य केवल अंतरिक्ष स्टेशनों में ही रह सकते हैं और जीवन यापन के लिए क्षुद्रग्रह संसाधनों के खनन पर निर्भर रहते हैं। वहां के लोग बहुत लंबे होते हैं, 2.2 मीटर से भी अधिक, और पुरुष और महिलाएं दोनों याओ मिंग से मिलते जुलते हैं। क्षुद्रग्रह पेटी में संसाधन सीमित हैं और वातावरण अत्यंत कठोर है, जिसके परिणामस्वरूप वहां साधना का स्तर सबसे कम है। इसके बाद मंगल और पृथ्वी जैसे पारंपरिक ग्रह आते हैं, जो सौर मंडल के साधना जगत के मध्य स्तर में आते हैं। जैसे ही वीर चुपके से दूसरों को देख रहा था, एक भयानक हत्या की भावना ने उसके पूरे शरीर के बाल खड़े कर दिए। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव आया और उसने सहज ही उधर देखा तो पाया कि चमड़े के कवच में लिपटा एक व्यक्ति उसे घूर रहा है। उसका चेहरा नकाब से ढका हुआ था और स्पष्ट नहीं था, लेकिन उसकी आंखें बेहद भयावह थीं, जो बिना किसी छिपाव के उसे भेद रही थीं। ये व्यक्ति बिल्कुल अपरिचित लग रहा था। वीर को समझ नहीं आ रहा था कि वह उसके प्रति इतनी तीव्र शत्रुता क्यों रखता है। क्या ये कोई गलती हो सकती है? वीर असमंजस में था। तभी वह भयावह व्यक्ति चुपचाप सांस ले रहा था। उसकी आकृति अंधेरे में छिपी हुई और अस्पष्ट थी, मानो कोई विषैला सांप हमला करने के लिए तैयार हो, जिससे एक क्रूर और द्वेषपूर्ण आभा निकल रही थी। शून्य लोक में खामोशी से हलचल मच गई और वीर के कान में एक ठंडी आवाज सुनाई दी, वीर, इस बार तो तुम्हारी मौत निश्चित है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मानसिक संचार। ये व्यक्ति इस क्षमता का उपयोग कर सकता था, जो ये दर्शाता है कि उसने भी मन प्रकार के एक जीन को जागृत कर लिया था। उसके संदेह दूर हो गए। यह शातिर आदमी वास्तव में उसे जानता था और उनकी दुश्मनी गहरी प्रतीत होती थी। वीर मन ही मन सोचने लगा, जब से उसने साधना शुरू की थी, तब से वह हमेशा अकेले ही काम करता रहा था, दूसरों पर निर्भर नहीं रहा था और दूसरों से उसका बहुत कम मेलजोल था। आखिर उस व्यक्ति को उससे ऐसी क्या दुश्मनी या नफरत थी कि वह उसे जान से मारने पर इतना तुला हुआ था? उस व्यक्ति के खड़े होने की स्थिति को देखकर उसने सोचा, यही मंगल ग्रह के लोगों की दिशा थी। क्या ये जायंट फार्मास्यूटिकल का कोई अवशेष हो सकता है, या मंगल ग्रह की क्रांतिकारी सेना का कोई सदस्य? अगर ऐसा सचमुच होता तो वीर के दिल में भी हत्या की भावना जाग उठी। चाहे कोई भी हो, अगर वे उसका रास्ता रोकते तो वह जरा भी विनम्र नहीं होता। एक धड़ाम की आवाज, चमड़े के जूतों की भारी कदमों की आवाज जमीन पर सुनाई दी। मार्शल जे रोस महोदय। कवचधारी योद्धाओं ने एक समान और गहरी सलामी दी। मार्शल के प्रतीक चिन्ह वाली सैन्य वर्दी पहने 2 मीटर लंबा एक व्यक्ति शक्तिशाली कदमों से चलता हुआ आया। उसकी आंखें बाज की तरह हर किसी को घूर रही थीं। वो पूरे दृश्य का जायजा ले रहा था और उसने गहरी आवाज में बात की।
कॉस्मिक यूनिवर्सिटी के प्रवेश मूल्यांकन का दूसरा दौर शुरू होने वाला है। इस दौर में उत्तीर्ण होने पर आप कॉस्मिक यूनिवर्सिटी में स्वतंत्र प्रवेश के लिए पात्र हो जाएंगे। अगला मूल्यांकन शूरा तारा में होगा, जहां एक अनियंत्रित, निष्पक्ष और घातक प्रतिस्पर्धा होगी। केवल प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही युवा पीढ़ी के बीच सौर मंडल का राजा बनेगा। अध्याय 215 सौर मंडल का राजा भाग 3। सौर मंडल का राजा। जैसे ही मार्शल ने बोलना शुरू किया, सबकी सांसें तेज हो गईं। पूरे सौर मंडल के प्रतिभाशाली लोगों के चेहरे लाल हो गए थे, उनकी आंखों में कट्टरता भरी हुई थी। कॉस्मिक यूनिवर्सिटी में स्वतंत्र नामांकन अंतरतारकीय कॉलेज प्रवेश परीक्षा का सर्वोच्च रैंक था। इसमें भाग लेने का साहस दिखाने वाला कोई भी उम्मीदवार निस्संदेह एक शीर्ष प्रतिभा माना जाता था, अन्यथा उनमें कॉस्मिक यूनिवर्सिटी में आवेदन करने का आत्मविश्वास और साहस नहीं होता। जो कोई कॉस्मिक यूनिवर्सिटी के मूल्यांकन के दूसरे दौर में प्रथम स्थान प्राप्त कर लेता है, वह सौर मंडल का निर्विवाद शीर्ष प्रतिभावान, सौर मंडल का राजा बन जाता है। ऐसा खिताब कौन नहीं चाहेगा। इन सभी उम्मीदवारों का विकास पथ उनके अनगिनत साथियों से कहीं आगे था, जिनमें अंतर्निहित अहंकार और सफलता की प्रबल इच्छा थी। वास्तव में वीर का हृदय भी जोश से प्रज्वलित था। दाव सर्वोच्चता के लिए संघर्ष करता है, पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर किसी ने एक अवसर गंवा दिया, तो कौन कह सकता है कि वह दूसरा अवसर नहीं गंवाएगा। एक के बाद एक अवसर गंवाने से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी अंततः गुमनामी में खो जाएगा। केवल साहपूर्ण प्रगति की भावना से ही कोई बाधाओं को पार कर निर्बाध रूप से आगे बढ़ सकता है। उपस्थित सभी उम्मीदवारों ने सफल होने का दृढ़ संकल्प दिखाया। ये कहना जरूरी है कि मार्शल बहुत कुशल थे। एक साधारण से वाक्य ने सभी की प्रतिस्पर्धात्मक भावना को जगा दिया था। टकराव का माहौल और भी तीव्र हो गया। मार्शल जेरोस ने आगे कहा, शूरा तारा, जहां हम आगे बढ़ रहे हैं, दक्षिणी आकाशगंगा में एक ऐसी जगह है जहां मृत्युदंड पाए कैदियों को निर्वासित किया जाता है। वहां असंख्य जैवरासायनिक राक्षस हैं जिनकी प्रजनन क्षमता अत्यंत प्रबल है। समय समय पर ये राक्षस बड़ी संख्या में प्रजनन करते हैं, जिसके लिए नियमित सफाई की आवश्यकता होती है, और यही आपका परीक्षण लक्ष्य होगा। आपका मिशन इन जैवरासायनिक राक्षसों का वध करना है। आप जितने अधिक राक्षसों का वध करेंगे, आपका मूल्यांकन स्कोर उतना ही अधिक होगा। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि शूरा तारा पर भयानक मृत्युदंड पाए कैदी भी हैं। इस नरक जैसे ग्रह पर जीवित बचे ये लोग शैतानों के समान हैं। मानव मांस खाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वे आपके दुश्मन भी हैं। उनकी नज़र में आप उनके लिए स्वादिष्ट भोजन हैं, और एक बार पकड़े जाने पर आप पर हमला किया जाएगा। बेशक इन लोगों के पास कोई राजनीतिक अधिकार नहीं है, इसलिए आप बिना किसी दंड के सीधे उनका वध भी कर सकते हैं। आपकी निजता का सम्मान करते हुए हम कोई निगरानी व्यवस्था नहीं करेंगे। जैवरासायनिक राक्षसों का शिकार करने के बाद उनके दाहिने अंगूठे की हड्डियां काट दें, और आपके स्कोर का मूल्यांकन उनकी संख्या के आधार पर किया जाएगा। उंगलियों की हड्डियों से विभिन्न प्रकार के जैवरासायनिक राक्षसों के युद्ध कौशल के आधार पर अलग अलग अंक प्राप्त होंगे। मार्शल ने संक्षिप्त रूप से मूल्यांकन की विषयवस्तु और खतरों को स्पष्ट रूप से समझाया। इस बिंदु पर रुककर उन्होंने अर्थपूर्ण ढंग से कहा, लेकिन एक बात है जिसके बारे में मुझे आपको चेतावनी देनी होगी। मूल्यांकन के दौरान आप सीधे अपने साथियों को नहीं मार सकते। यदि इसका पता चल गया तो आपके परिणाम तुरंत रद्द कर दिए जाएंगे, मूल्यांकन अमान्य हो जाएगा और आपको सौर मंडल में वापस भेज दिया जाएगा। ये सुनकर पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। वीर का दिल और भी निर्मम हो गया। मार्शल के शब्द चेतावनी जैसे प्रतीत होते थे, लेकिन वास्तव में उनमें असीम हत्या का इरादा छिपा हुआ था। अपने साथियों को सीधे तौर पर नहीं मार सकते का क्या मतलब था? क्या इसका तात्पर्य ये था कि अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा करना स्वीकार्य था? अंतिम स्कोर की गणना जैव रासायनिक राक्षसों की अंगूठे की हड्डियों पर आधारित है। ऐसी आदिम विधि किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं देती। क्या इसका यह मतलब नहीं था कि अगर कोई अप्रत्यक्ष रूप से अन्य साथियों की मौत का कारण बनता है और उनके द्वारा काटी गई राक्षसी उंगली की हड्डियों को प्राप्त कर लेता है, तो वह दूसरों के स्कोर पर कब्जा कर सकता है, क्योंकि वहां कोई निगरानी नहीं थी? इसमें खौफनाक हत्या का इरादा झलक रहा था। इतनी उच्च ऊर्जा विकसित करने वाले अनेक उम्मीदवारों में से कोई भी मूर्ख नहीं था। इसके विपरीत उनकी बुद्धिमत्ता आम लोगों से कहीं अधिक थी। वे तुरंत ही मुख्य निहितार्थों को समझ गए और निर्भीक भाव से उपहास किया। उनकी निगाहें भयावह थीं क्योंकि वे अपने प्रतिद्वंद्वियों को घूर रहे थे। उनके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। शूरा तारा, शूरा पौराणिक कथाओं में एक दुष्ट देवता है जो सभी जीवित प्राणियों का संहार करता है।
यह अपने नाम के अनुरूप ही है। वीर का मन बर्फ की तरह शांत था, उसमें जरा भी गर्माहट नहीं थी। उसने पहले ही कल्पना कर ली थी कि शूरा स्टार पर होने वाला आकलन शूराओं का एक बेहद क्रूर और जानलेवा युद्ध क्षेत्र होगा। अब उसके लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का भी समय आ गया था। यदि दूसरों की वास्तव में बुरी मंशा होती तो उसके निर्मम कृत्यों के लिए उसे दोषी नहीं ठहराया जाता। एक सज्जन व्यक्ति का बदला कभी देर से नहीं आता, 10 साल बाद भी नहीं। वीर का बदला सुबह से शाम तक चलता है। शूरा तारा सौर मंडल से 5000 प्रकाश वर्ष दूर एक तारामंडल में स्थित है। वर्महोल से यात्रा करने पर भी वहां पहुंचने में 3 दिन लगेंगे। आप सभी आराम करें। आपके पास आराम के लिए केवल ये 3 दिन है। आगे आपका इंतजार एक बेहद भयानक यात्रा कर रही है। शुभकामनाएं। मार्शल जेरोस जोर से हंसे और अपने कई बख्तरबंद सैनिकों को लेकर चले गए। स्टारशिप मदरशिप के लाइट ब्रेन के मार्गदर्शन में वीर और अन्य लोग आराम करने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। मदरशिप का आंतरिक स्थान अत्यंत विशाल था, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को 200 वर्ग मीटर का एक शानदार स्वीट मिलता था, जो आभासी उपकरणों, साधना कक्षों, विश्राम क्षेत्रों, हर संभव सुविधा से सुसज्जित था। वीर पलंग पर पालथी मारकर बैठ गया और ध्यान लगाने लगा, लेकिन कुछ ही देर बाद दरवाजे की घंटी बज उठी। उसने भौहें चढ़ाईं और आंखें खोलीं। भला कौन उसकी तलाश कर रहा होगा? दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि वहां 4 अजनबी खड़े थे, जिनमें पुरुष और महिलाएं, लंबे और छोटे कद के लोग शामिल थे। उनका नेतृत्व एक गोल चेहरे वाला युवक कर रहा था, जो देखने में हानिरहित लग रहा था। माफ कीजिए, क्या आप वीर हैं? क्या आप हमारे साथ एक टीम बनाने में रुचि रखते हैं? वीर गहरी सोच में डूबा हुआ था, तभी गोल चेहरे वाले युवक ने मुस्कुराते हुए पूछा। हम। वीर असमंजस में था। शूरा स्टार पर यह परीक्षा बहुत कठिन है। अगर सब साथ रहें तो जीतने की संभावना बढ़ जाती है। बाकी सब तो पहले ही समूह बना चुके हैं। हम चारों अलग रह गए, इसलिए हमने एक टीम बनाने का फैसला किया ताकि एक दूसरे की मदद कर सकें और अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। मैंने देखा कि तुम भी अकेले हो। क्या तुम हमारे साथ जुड़ना चाहोगे? साथ रहने से ज्यादा सुरक्षित रहेगा। गोल चेहरे वाले युवक ने पूरी ईमानदारी से हाथ बढ़ाते हुए उसे आमंत्रित किया। वीर समझ गया, जो लोग समूह नहीं बना पाए, वे एक साथ मिलकर आक्रमण और रक्षात्मक गठबंधन बना रहे थे। इस व्यक्ति की मंशा नेक प्रतीत होती थी, लेकिन वीर, जो आध्यात्मिक रूप से संवेदनशील था, ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। बोलते समय उस व्यक्ति के आध्यात्मिक उतार चढ़ाव बहुत असामान्य थे, जिनमें एक भयावह शत्रुता झलकती थी। गोल चेहरे वाला युवक, हालांकि देखने में हानिरहित लगता था, वास्तव में भेष बदले हुए भेड़िए जैसा था। दुनिया में इतनी अच्छी बात कैसे हो सकती है? उसने अभी तक अपनी ताकत का प्रदर्शन भी नहीं किया था। ये लोग स्वेच्छा से उसके पास आए थे। क्या उन्हें डर नहीं था कि वह उन पर बोझ बनेगा, कि वह उन्हें शूरा स्टार पर मौत के मुंह में घसीट ले जाएगा? नेक इरादे। क्या कॉस्मिक यूनिवर्सिटी के क्रूर मूल्यांकन में ऐसी कोई चीज सचमुच मौजूद थी? वीर को अकेले काम करने की आदत थी और वह हमेशा दुनिया को अत्यंत संदेह की दृष्टि से देखता था। उनके विचार में इन लोगों के इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं थे। वीर को दूसरों के साथ समूह बनाने की आदत नहीं थी, और चूंकि ये लोग बुरे इरादों से आए थे, इसलिए वह निश्चित रूप से सहमत नहीं होगा। माफ कीजिए, मैं किसी के साथ टीम नहीं बनाऊंगा। वीर ने ठंडे लहजे में इनकार कर दिया, और इससे पहले कि ये लोग कुछ प्रतिक्रिया दे पाते, उसने सीधे दरवाजा बंद कर दिया और उनसे कुछ भी कहने की जहमत नहीं उठाई। वीर द्वारा अपने चेहरे की घोर उपेक्षा देखकर गोल चेहरे वाले युवक की आंखें सिकुड़कर एक पतली लकीर बन गईं, और उसकी मुस्कान धीरे धीरे अपनी पिछली गर्मजोशी से एक भयावह तिरस्कार में बदल गई। इस बार वीर ने इसे बहुत स्पष्ट रूप से महसूस किया। हल्की शत्रुता और भी तीव्र हो गई, जिससे उसे अपनी पीठ पर एक झुंझुनी सी महसूस हुई। मंगल ग्रह से आए पिछले व्यक्ति से लेकर इन बिन बुलाए मेहमानों तक, वीर ने आकलन की अंतर्निहित बातों को भांप लिया था। हालांकि वह आमतौर पर दूसरों से ज्यादा मेलजोल नहीं रखता था, लेकिन वह अलग थलग नहीं रह सकता था। शूरा स्टार पर स्थिति और भी भयावह होगी, और उसे बेहद सावधान रहना होगा। 3 दिन बीत गए और मदरशिप में कंपन होने लगी। वर्महोल से पारगमन समाप्त हो गया था। वीर ने अपनी आंखें खोली और सामने एक विशाल, अंधेरा ग्रह देखा, जो तारों भरे आकाश में अकेला तैर रहा था, निर्जीव और भयावह। शूरा स्टार आ गया था। अध्याय 216 शूरा तारा, चौथा अपडेट। शूरा तारा एक ऐसा ग्रह है जिसका वातावरण अत्यंत कठोर है। हालांकि यहाँ का वायुमंडल सामान्य है और मानव जीवन के लिए उपयुक्त है, फिर भी यहाँ का तापमान चरम सीमा पर है।
रात में कड़ाके की ठंड पड़ती है, तापमान 0 से 100 डिग्री नीचे तक गिर जाता है, जबकि दिन में भीषण गर्मी पड़ती है जो लगभग 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है। यहाँ इतनी ठंड होती है कि लोग जमकर मर सकते हैं और इतनी गर्मी होती है कि वे जिंदा ही भून सकते हैं। ये वास्तव में एक नरक ग्रह है जो मानव निवास के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है। इसलिए यह मृत्युदंड पाए कैदियों के लिए एक निर्वासन स्थल बन गया। यदि उन्हें जीवित रहना था तो उन्हें पर्यावरण को रूपांतरित करना पड़ा, अंततः इसे मानव जीवन के लिए उपयुक्त ग्रह में बदलना पड़ा। हालांकि यह प्रक्रिया धीमी है, फिर भी यह कचरे का उपयोग तो कर ही रही है ना? ये कॉस्मिक यूनिवर्सिटी के मूल्यांकन का स्थान है, शूरा तारा। जिस तारामंडल में शूरा तारा स्थित है, उसमें एक ऐसा तारा है जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 10,000 गुना से भी अधिक है और विकिरण अत्यंत तीव्र है। यदि कोई सामान्य व्यक्ति इस वातावरण में हो तो उसकी त्वचा सीधे कैंसरग्रस्त हो जाएगी और उसकी मृत्यु हो जाएगी। केवल ये अंतरतारकीय साधक ही अपनी प्रबल जीवन शक्ति के बल पर इतने कठोर वातावरण में स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं। सभी लोग तुरंत स्टारशिप मदरशिप प्लाजा में इकट्ठा हो जाओ। एक आवाज गूंजी और वीर और 10,000 से अधिक परीक्षार्थी जल्दी से इकट्ठा हो गए। सभी जानते थे कि वे अब सौर मंडल में नहीं थे। हम शूरा स्टार पहुंच गए हैं। मार्शल जेरोस दहाड़ते हुए बोले, परीक्षा की अवधि केवल 10 दिन है। आपको केवल एक बोतल पोषक घोल और एक पानी की बोतल ले जाने की अनुमति है। कोई भी औजार ले जाने की अनुमति नहीं है। शूरा स्टार के बारे में बुनियादी जानकारी आपके पहचान चिप्स में भेज दी गई है। आप इसे किसी भी समय देख सकते हैं। आप जितने अधिक जैविक राक्षसों का शिकार करेंगे, आपका स्कोर उतना ही अधिक होगा। मैं आपको चेतावनी देता हूं, शूरा स्टार एक पृथक ग्रह है जिसका उपयोग मृत्युदंड प्राप्त कैदियों को निर्वासित करने के लिए किया जाता था और यह अंतरतारकीय नेटवर्क से जुड़ा नहीं है। इस ठंडे अंधेरे ब्रह्मांड में मनुष्यों के लिए पहली प्राथमिकता जीवित रहना है। इसलिए आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य जीवित रहना है। जो जीवित रह सकते हैं वे ही बलवान हैं। अन्यथा आपका स्कोर कितना भी अधिक क्यों न हो, अगर आप मर गए तो ये सब व्यर्थ है। साथ ही क्या कोई छात्र है जो अब परीक्षा से हटना चाहता है? आपके पास परीक्षा समाप्त होने तक स्टारशिप मदरशिप पर प्रतीक्षा करने का अंतिम मौका है। उस समय हम आपको सौर मंडल में वापस भेज देंगे। अन्यथा हम जीवन या मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। किसी ने भी संकोच नहीं किया। यह तो पहले से ही मानक प्रक्रिया थी। कॉस्मिक यूनिवर्सिटी अरबों अंतरतारकीय मनुष्यों में से केवल 10,000 लोगों को ही भर्ती करती है, जिससे प्रतिस्पर्धा बेहद कड़ी और मृत्यु दर बेहद अधिक हो जाती है। परीक्षा न देने का विकल्प चुनने का अधिकार सभी को है, लेकिन केवल एक बार। यदि वे परीक्षा में भाग लेने का निर्णय लेते हैं तो फिर पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। सौर मंडल से आए 10,000 से अधिक परीक्षार्थियों में से एक भी परीक्षार्थी ने परीक्षा छोड़ी नहीं। जीवन में लड़ने के कितने मौके मिलते हैं। जब उन्होंने कॉस्मिक यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का साहस किया तभी उन्होंने अपना मन बना लिया था। जब मुश्किल घड़ी आए तो वे हार नहीं मानेंगे। ये जानना जरूरी है कि एक बार हार मान लेने पर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ये कॉस्मिक यूनिवर्सिटी द्वारा उनके वास्तविक स्वरूप और साहस की परीक्षा भी थी। बहुत बढ़िया। सौर मंडल के शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति से यही उम्मीद थी। आपका साहस असाधारण है। चूंकि आप में से कोई भी पीछे हटना नहीं चाहता, तो मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि आप अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। मार्शल जेरोस ने सभी की दृढ़ आंखों को देखा, सिर हिलाया और बेहद संतुष्ट होकर बोले, मूल्यांकन अब आधिकारिक रूप से शुरू होता है। प्रस्थान करें। स्टारशिप मदरशिप का हैच खुला और कई परीक्षार्थी छोटे अंतरिक्ष यानों में सवार होकर वायुमंडल को भेदते हुए शूरा स्टार पर उतरे। उस समय शूरा तारे पर सुबह का समय था और सूरज की रोशनी बेहद तेज थी। तापमान 62 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। भीषण उच्च तापमान और लगातार चलने वाली लू की लहरों ने लोगों को जिंदा झुलसाने का खतरा पैदा कर दिया। वीर ने पानी की कमी को रोकने के लिए तुरंत अपने रोमछिद्रों को बंद कर लिया। इतने उच्च तापमान में आम लोग तुरंत लू लगने से मर जाते। केवल ये परीक्षार्थी ही अपनी प्रबल शक्ति के कारण इसे सहन कर सके। वे एक ऐसे पर्वत शिखर पर उतरे जो पत्थर के चबूतरे की तरह चिकना था। जैसे ही परीक्षार्थी एक एक करके बाहर निकले, अंतरिक्ष यान फिर से ऊपर उठा और स्टारशिप मदरशिप में लौट आया। वीर को इस स्थान के निर्देशांक याद थे, क्योंकि वह जानता था कि 10 दिनों में मूल्यांकन समाप्त होने के बाद यह वह सभा स्थल होगा जहां अंतरिक्ष यान बचे हुए लोगों को वापस स्टारशिप मदरशिप पर ले आएगा।
इस दौरान कई परीक्षार्थी शूरा स्टार के वातावरण से परिचित होने, जैविक राक्षसों का शिकार करने और उच्च अंक प्राप्त करने के लिए इधर उधर चले गए। वीर। अचानक एक जोरदार गर्जना ने कई छात्रों के कान झकझोर दिए। 7-8 आकृतियां झट से उसे घेर लिया। उनका नेता कोई और नहीं बल्कि मंगल ग्रह का वह व्यक्ति था जो वीर के प्रति घोर शत्रुता रखता था और अब धमकी भरे अंदाज में उसकी ओर बढ़ रहा था। वीर ने उसकी बात अनसुनी कर दी और जल्दी से वहां से चला गया। उसे रोको। एक और गुस्से भरी चीख। वीर के कदम न केवल रुके नहीं बल्कि उसने अपनी गति की तकनीक को पूरी रफ्तार से आजमाया, एक परछाई में तब्दील हो गया और तेजी से दूर भाग गया। 7 या 8 लोगों ने दोनों ओर से उसे घेर लिया और उसे रोकने की कोशिश की। रास्ते से हट जाओ, वीर ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कहा। उसकी गति में कोई बदलाव नहीं आया था और वह उन पर जोरदार तरीके से टूट पड़ा। समूह ने वीर के इतने हिंसक होने की उम्मीद नहीं की थी। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन पर कोई टैंक चढ़ गया हो और वे चीखते हुए पीछे की ओर उड़ गए हों। मंगल ग्रह का वह व्यक्ति अपने समूह के साथ देर से पहुंचा और केवल वीर की तेजी से दूर जाती हुई आकृति को देख सका जो असहाय होकर उसके पीछे धूल फांक रहा था। अंतरिक्ष यान से उतरने के बाद से ही वीर मंगल ग्रह पर रहने वाले व्यक्ति के बुरे इरादों को भांपने के बाद सतर्क हो गया था। ये डर नहीं था, बस उसे यह बात परेशान करने वाली लगी। वह मूर्खतापूर्वक वहां खड़ा नहीं रहता, फिर पलटवार करके उन्हें करारा जवाब नहीं देता। प्राचीन पृथ्वी युग के वेब उपन्यासों में इस तरह की कहानी का चलन पहले ही खत्म हो चुका था। यह अंतरतारकीय युग था, भला कौन इतना मूर्ख हो सकता था। वीर के मन में अब केवल एक ही विचार था, जैविक राक्षसों का शिकार करना और सौर मंडल के राजा का सिंहासन हासिल करना। मुख्य समूह से अलग होने के बाद उसने भीषण गर्मी को सहन किया और तेजी से शूरा तारे की सतह को पार किया। शूरा स्टार की पारिस्थितिक संरचना बहुत ही विचित्र थी, जो लोहे की तरह कठोर काले पेड़ों से ढकी हुई थी। उसे नहीं पता था कि वे किस प्रकार की विचित्र प्रजाति के पेड़ थे। काला जंगल शांत था। आहा, वहां राक्षस हैं। पूरी ताकत लगा दो, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। अचानक चीखों की एक श्रृंखला ने सन्नाटे को तोड़ दिया। वीर की आंखें सिकुड़ गईं और उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपने पीछे काफी दूर परीक्षार्थियों का एक समूह इकट्ठा दिखाई दिया, जो पहले से ही अस्त व्यस्त था। ऐसा लग रहा था मानो किसी अजीब राक्षस ने उन पर हमला कर दिया हो। सरसराहट, सरसराहट, सरसराहट। काले जंगल से अजीबोगरीब आवाजें भी सुनाई देने लगीं। वीर का दिल सतर्क हो गया और उसने अचानक देखा कि ऑक्टोपस जैसे राक्षस जंगल से बाहर कूद रहे हैं और सीधे उसके चेहरे पर झपट्टा मार रहे हैं। ये सब चीजें आखिर हैं क्या? वीर की मानसिक शक्ति पल भर में उमड़ पड़ी और एक अदृश्य हाथ में परिवर्तित होकर इन फेसहगरों को हवा में ही कुचल दिया। एक एक करके वे आकाश में आतिशबाजी की तरह फट पड़े और दुर्गंधयुक्त शारीरिक तरल पदार्थ जमीन पर गिरे, जिससे धरती सरसराहट की आवाजों के साथ गलने लगी। वह खून असल में तेज एसिड था। एक पत्थर ने हजारों लहरें पैदा कर दी। पहले शांत रहने वाला जंगल अचानक हलचल से भर गया और ऑक्टोपस जैसे दिखने वाले और भी जीव पक्षियों की तरह झुंड बनाकर बाहर निकल आए, घनी संख्या में, आकाश को ढकते हुए। वीर की मानसिक शक्ति तलवार की तरह सघन हो गई और उसने इन छोटे राक्षसों को एक एक करके काट डाला। कुछ देर के लिए आकाश से तेजाब की बारिश हुई। तेजाब से भरे राक्षसी रक्त ने जमीन में एक धब्बा बना दिया जो पत्थर को भी गला सकता था और किसी व्यक्ति पर गिरने पर तो और भी भयावह हो सकता था। सरसराहट, सरसराहट, सरसराहट। जंगल में जानवरों के तेजी से चलने और तेजी से पास आने की आवाज सुनाई दे रही थी। चीख। ठंडी और हिंसक आभा से भरी 4 तीखी चीखें। 4 विशालकाय काली आकृतियां चुपचाप प्रकट हुईं और वीर को चारों ओर से घेर लिया, जिससे भागने के सभी रास्ते बंद हो गए। उनकी आंखें वीर पर टकटकी लगाए हुए थीं, लालच और लोभ से भरी हुई, मानो उन्हें अपना शिकार मिल गया हो और वे तुरंत उस पर झपटकर उसे निगलने और टुकड़े टुकड़े करने के लिए बेताब हों। ये 3 मीटर से भी अधिक ऊंचे, काले रंग के, झुके हुए 4 मानवाकार राक्षस थे, जिनकी 2 काली जटिल आंखें थीं, नुकीले दांतों और दांतों से भरे मुंह थे। वे क्रूर और भयावह थे और उनकी हड्डियां उभरी हुई थीं। उनकी मोटी जीभ उनके बड़े मुंह में तेजी से बाहर निकलती और अंदर जाती थी और दुर्गंधयुक्त लार टपकती थी, जिससे जमीन सरसराहट की आवाज के साथ घिसती थी। उनके पीछे हड्डियों के टुकड़ों से ढकी एक पूंछ लगातार हिलती रहती थी, जिससे जमीन पर पड़े पत्थर चूर चूर हो जाते थे। उसकी शक्ति भयानक थी। वीर को वे बहुत परिचित लगे। ये किस प्रकार के जैविक राक्षस थे? वे स्पष्ट रूप से ज़ेनोमॉर्फ थे। अध्याय 217 एलियन को मारना।
प्लिप प्लॉप बदबूदार लार जमीन पर टपक रही थी, जिससे एक सरसराहट की आवाज के साथ जमीन का क्षरण हो रहा था और काले धुएं के गुबार निकल रहे थे। नुकीले दांतों और सींगों वाले 4 परग्रही राक्षस झुके हुए शरीरों के साथ वीर को घेर लिया। उनकी संकीर्ण आंखें लालच, क्रूरता और बर्बरता से भरी हुई थीं। एक भयंकर दुष्ट ऊर्जा फैल गई और पहले मौजूद हजारों फेसगे चीखते हुए पीछे हट गए। उस प्रजाति के भीतर एक स्पष्ट पदक्रम था। उच्च पद वाले प्राणियों का सामना करते ही वे ज्वार की तरह गायब हो जाते थे, कोई निशान नहीं छोड़ते थे। चीख! चारों परग्रही धीरे धीरे पास आने लगे, अंततः वे खुद को रोक नहीं पाए। अपनी पशुवत प्रवृत्ति से प्रेरित होकर वे पागलों की तरह आगे बढ़े। उनके पंजे हुक की तरह थे और वे चारों पैरों पर चलते हुए, तेजी से रेंगते हुए वेलोसिराप्टर की तरह हमला करते थे, काले साए की लकीरों में बदलते हुए जंगल में तेजी से दौड़ते थे और पलक झपकते ही उसके करीब पहुंच जाते थे। उनके विशाल मुंह खुले, नुकीले दांत दिखाई दिए जो 180 डिग्री तक फैल गए और उन्होंने बेरहमी से काटना शुरू कर दिया। उनकी सख्त जीभें भाले की तरह निकली, मांस को भेदती हुई, और उनके पंजे झपट्टा मारते रहे। ये 4 एलियन सचमुच भयानक जैव रासायनिक राक्षस जैविक हथियार थे, जिनमें अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली युद्ध कौशल था। उस क्षण उनका हमला बेहद क्रूर था। अगर कोई आम इंसान ऐसे हमले का सामना करता तो शायद वह पल भर में टुकड़े टुकड़े होकर खा लिया जाता। उन क्रूर और द्वेषपूर्ण चेहरों को देखना वीर की आंखों के सामने था। वीर को पहले से ही उनकी सड़ी हुई लार की दुर्गंध आ रही थी। दफा हो जाओ! वह दहाड़ते हुए वहीं खड़ा रह गया। उसकी भौहों के बीच चांदी जैसी रोशनी चमकी और मानसिक शक्ति एक शक्तिशाली ज्वार की तरह फैल गई, जिससे उग्र लहरें उठ उठीं। वीर के केंद्र में एक क्यूई विस्फोट हुआ, जिससे एक छोटा मशरूम बादल बन गया। 4 दुबली पतली खूंखार आकृतियां हवा में उड़ती हुई जमीन पर जोर से गिर पड़ीं। हालांकि जैव रासायनिक राक्षसों के रूप में इन परजीवियों के पास लोहे जैसी कठोर बाह्य कंकाल संरचना थी, जो उनके अंगों और आंतरिक अंगों की प्रभावी रूप से रक्षा करती थी। वे तुरंत उठ खड़े हुए और अथक एवं निर्भीक होकर दहाड़ते हुए आगे बढ़ते रहे। 4 परजीवियों में से 2 जमीन पर दौड़े और 2 पेड़ों पर चढ़कर चारों दिशाओं से हमला करने लगे। उनके कठोर पंजे पत्थरों को चकनाचूर कर देते थे और उनकी गति प्रेतों की तरह अविश्वसनीय रूप से तेज थी। वे आक्रामक और क्रूर थे, अपने साथ तेज हवा के झोंके लाते थे। उनकी मोटी पूंछें लोहे के कोड़ों की तरह लगातार लहराती रहती थीं और निर्दयता से प्रहार करती थीं। केंद्रित दुष्ट ऊर्जा फैलती थी और उनके मानव समान शरीर नरक से रेंगते हुए असुर राक्षसों की तरह दिखते थे, जो सभी जीवित प्राणियों को खा जाते थे। वीर की शक्तिशाली मानसिक शक्ति लगातार घटती बढ़ती रहती थी, जो अदृश्य मुट्ठियों में परिवर्तित होकर बार बार उन पर पलटवार करती थी। लेकिन वे अजेय तिलचट्टों की तरह थे, जो बार बार उठ खड़े होते थे और अपना अथक आक्रमण जारी रखते थे। अगर कोई बाघ अपनी ताकत नहीं दिखाता तो क्या आप उसे बीमार बिल्ली समझते हैं? वीर ने मन ही मन ठंडी सी आह भरी। इस संक्षिप्त बातचीत के बाद उसे एलियंस की असली प्रकृति का पता चल गया, जो उसकी पहले की समझ से काफी मिलती जुलती थी। वे अलौकिक प्राणी नहीं थे, फिर भी वे आदिम जीवन के शिखर पर थे, यहाँ तक कि पृथ्वी के आदिम जीवों जैसे कि टायरानोसोरस रेक्स, सार्कोसुचस और मैमथ से भी कहीं अधिक भयावह थे। उनकी ताकत बेमिसाल थी, उनकी गति आश्चर्यजनक थी और उनके शरीर लोहे की तरह कठोर थे। अपनी कम बुद्धि के अलावा वे लगभग दोषरहित परिपूर्ण प्राणी थे। वीर की मानसिक शक्ति का भार अब 10 टन था, फिर भी वह उन्हें घातक क्षति नहीं पहुंचा सकी। इसके अलावा जहां तक उसे पता था, एक बार जब ये अलौकिक जीव मानव शरीर के करीब आ जाते थे तो उनमें अंडे देने और मानव शरीर को परजीवी बनाने की क्षमता भी होती थी। वे छाती से बाहर निकल आते थे और विभिन्न जीवों के जीन के साथ मिलकर तेजी से विकसित होते थे, जो भयावह था। वीर निडर तो था, लेकिन वह किसी परजीवी द्वारा संक्रमित होने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। भला ये जैव रासायनिक राक्षस क्या क्या कर सकते थे, कौन जानता था। रूपांतरित हो जाओ! ये देखकर कि मानसिक शक्ति इन राक्षसों को घातक क्षति नहीं पहुंचा सकती, वीर दहाड़ा। उसके हाथ में मौजूद अंगूठी तेजी से बदलने लगी, सीधी, लंबी और मोटी होकर उसके हाथ में एक चिकनी लोहे की छड़ी में तब्दील हो गई। वूश वूश वूश! जब वीर के भीतर महान ऋषि की इच्छा जागृत हुई थी, तब उसने स्मृति के माध्यम से महान ऋषि दंत तकनीक का एक समूह भी सीख लिया था। उसके शरीर में एक सहज स्मृति विकसित हो गई थी और उसने इसे प्रभावशाली बल के साथ प्रयोग किया। दंत तकनीक से अनगिनत परछाइयां निकलीं, जिससे शक्तिशाली हवा के झोंके उठे। इसकी शक्ति अपार थी और इसकी उग्रता अद्वितीय थी। एक परग्रही जीव ने हवा से जोरदार छलांग लगाई।
वीर उछल पड़ा और लोहे का डंडा उसके सिर पर दे मारा। डंडे की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वह उसके शरीर में जकड़ गया, जिससे बचना नामुमकिन हो गया। पफ! उस परदेसी का कठोर, लंबा सिर टूटे हुए घड़े की तरह चकनाचूर हो गया। दुर्गंधयुक्त, संक्षारक मस्तिष्क पदार्थ चारों ओर फैल गया, जिससे जमीन और पेड़ जलते हुए धुएं के साथ नष्ट होने लगे। अपने साथी की दुखद मृत्यु को देखकर शेष तीन परग्रही बार बार चीखने लगे और भय से बेखबर होकर और भी उग्रता से आगे बढ़ने लगे। राक्षस तो बस राक्षस होते हैं, जंगली जानवरों से भी कमतर। खतरे से बचना जीवित प्राणियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, लेकिन इन परग्रहियों में स्पष्ट रूप से इसकी कमी थी। वीर बार बार व्यंग्य करता रहा। उसे यही तो चाहिए था, वरना अगर ये परदेसी लगातार भागते रहे तो वाकई बहुत परेशानी हो जाएगी। वह तेजी से आगे बढ़ा, लोहे का डंडा बवंडर की तरह घूमता हुआ। उसकी कपकपी किसी मांस पीसने वाली चक्की की तरह थी, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर रही थी। इन तीनों परजीवियों के शरीर चाहे कितने भी मजबूत क्यों न हो, वे 10,000 पाउंड के लोहे के डंडे का सामना कैसे कर सकते थे। वे पल भर में चूर चूर हो गए। वीर अपने डंडे के साथ खड़ा था, उसका शरीर पूरी तरह से सुरक्षित था। उसके हाथ में मौजूद लोहे का डंडा सिकुड़कर एक अंगूठी में बदल गया, जिसे उसने अपनी उंगली में पहन लिया। उसके चारों ओर टूटी हुई हड्डियां और सड़ा हुआ मांस बिखरा पड़ा था, जिससे एक तेज अम्लीय दुर्गंध आ रही थी। वीर ने चारों एलियंस की अंगूठे की हड्डियों को सावधानीपूर्वक इकट्ठा किया। ये सभी वास्तव में आकलन के महत्वपूर्ण बिंदु थे और इन्हें खोना बहुत दुख की बात होगी। उन्हें थोड़ी असंतुष्टि महसूस हुई, ये अजनबी बहुत कम थे। ये तो सीधे उनके दरवाजे पर पहुंचाए गए बिंदु थे। चारों परग्रहियों के मारे जाने के बाद काला जंगल फिर से अपनी भयावह खामोशी में डूब गया। सभी काम निपटाने के बाद वीर बिना रुके आगे बढ़ता रहा। ये शूरा तारा बेहद कठोर था। पानी और भोजन जैसे जीवन के स्रोतों के बिना यहाँ जीवित रहना बहुत मुश्किल होता। 10 दिन बाद तक टिके रहने के लिए उसे पहले जीवित रहने की समस्या का समाधान करना था, उसके बाद ही वह शांति से जैव रासायनिक राक्षसों का शिकार कर सकता था। अपनी मानसिक शक्ति के उतार चढ़ाव के बीच उसने अपने आसपास के वातावरण को ध्यानपूर्वक महसूस किया। उसकी मानसिक क्षमता का स्तर 10 तक बढ़ जाने से उसकी बोध क्षमता 10 किलोमीटर से भी अधिक हो गई थी, और हर छोटी से छोटी बात उसकी संवेदनशीलता के दायरे में थी। वीर ने गौर किया कि हवा में जल वाष्प दक्षिण पश्चिम दिशा में अधिक सघन थी। अगले ही पल वह तेजी से उसी दिशा में दौड़ पड़ा। 50 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने के बाद वीर को अपने सामने एक विशाल झील दिखाई दी। ठंडी जलवाष्प और हवा बह रही थी, जिससे तापमान कम से कम 10 डिग्री कम हो गया था, जिसने उसे स्फूर्ति प्रदान की। झील का पानी साफ था और उसमें मछलियां तैर रही थीं, जो स्वस्थ जल गुणवत्ता और भोजन या पानी की कमी न होने का संकेत देती हैं। इतनी लंबी यात्रा करने और भीषण गर्मी में रहने के कारण वीर को भी असहनीय गर्मी लग रही थी और वह पानी के स्रोत से पानी पीने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था। अचानक उसकी भौहें तन गईं, उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि आसपास का वातावरण खाली था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी एक धुंधली असामान्य ऊर्जा हवा में व्याप्त थी, जो शत्रुता से भरी हुई थी और उस पर केंद्रित थी। कौन है वहां? बाहर आओ! वीर ने मुक्का मारते हुए चिल्लाया। मुक्के की ताकत से मानो एक अदृश्य ठोस दीवार टूट गई। हवा में कंपन हुआ और 11 आकृतियां दिखाई दी, जो अपनी छिपी हुई अवस्था से बाहर आ गईं। अपना भ्रम तुरंत उजागर होते देख उन्होंने खुद को छिपाना बंद कर दिया और तेजी से वीर को घेर लिया, उसे कसकर जकड़ लिया। अध्याय 218 शत्रु का आगमन। तुम हो? सामने आए 11 लोगों को देखकर वीर की आंखें आश्चर्य से सिकुड़ गईं। उनमें से 4 लोग उसे बहुत परिचित लग रहे थे। ये वही 4 लोग थे जिन्होंने पहले उसे अपनी टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। इन लोगों के मन में दुर्भावना थी और उन्होंने अपनी पहले वाली दयालुता को त्याग दिया था। जैसे नेवले अपना क्रूर चेहरा दिखाते हैं, वैसे ही वे उसे घेर लिया, मानो वे लंबे समय से उसका इंतजार कर रहे हों। वीर, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बच निकलोगे? थोड़ी देर के लिए तो बच सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। आखिरकार तुम हमारे हाथों में आ ही गए हो। गोल चेहरे वाले उस अग्रणी युवक ने भावहीन मुस्कान के साथ कहा, मानो कोई बाघ अपने शिकार पर टकटकी लगाए मुस्कुरा रहा हो। इन लोगों के आक्रामक आभा को देखकर वीर ने उपहास किया और उसे और भी यकीन हो गया कि उसका पिछला चुनाव सही था। अच्छे इरादे वाले लोग नहीं आते, जो आते हैं उनके इरादे अच्छे नहीं होते। सौभाग्य से वह पहले ही काफी सतर्क था और इस समूह में शामिल नहीं हुआ, अन्यथा क्या वह घात लगाकर हमले का शिकार होकर मारा नहीं जाता।
उन छोटी मोटी चालों के बिना आमने सामने की लड़ाई में कौन किससे डरेगा। वीर बिल्कुल भी घबराया नहीं, बल्कि उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। वह शायद ही कभी दूसरों से दुश्मनी रखता था, तो ये लोग उसे ही क्यों निशाना बना रहे थे। पहले जाल बिछाने से लेकर अब उस पर घात लगाकर हमला करने तक ये सब बहुत ही सुनियोजित था। निश्चित रूप से यह कोई संयोग नहीं था। तुम मुझे ही क्यों निशाना बना रहे हो? वीर ने गहरी आवाज में पूछा। क्या तुम भूल गए कि तुमने क्या किया था? गोल चेहरे वाले युवक ने लगातार उपहास उड़ाया। वीर चुप रहा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह व्यक्ति किस बारे में बात कर रहा है। चूंकि तुम्हें याद नहीं आ रहा, तो मैं दया करके तुम्हें एक संकेत देता हूं। तुमने जो अंतरिक्ष यान चुराया है उसे लौटा देना चाहिए, है ना? उसकी प्रतिक्रिया न देखकर गोल चेहरे वाले युवक की निगाहें विषैले सांप की तरह खतरनाक थीं। तुम आर्यन प्योरब्लड सोसाइटी से हो? वीर की आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी और उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। इससे पहले वह जायंट फार्मास्यूटिकल की सभी संपत्तियों पर कब्जा कर चुका था, और अब आखिरकार उसके दुश्मन उसके दरवाजे पर दस्तक देने आ गए थे। ये सोचते हुए उसे एहसास हुआ कि यद्यपि उनकी आकृतियां, शारीरिक बनावट और नस्लें बहुत अलग थीं, केवल उनकी त्वचा, बाल और आंखें ही फीकी पड़ गई थीं। सुनहरे बाल, नीली आंखें और सफेद त्वचा। स्पष्ट रूप से वे सभी गॉड ब्लड रिचुअल रूपांतरण से गुजरे थे और एगमैन बन गए थे। बिल्कुल सही, गोल चेहरे वाले युवक ने घिनौने अंदाज में कहा। वीर, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमें नहीं पता कि तुमने जायंट फार्मास्यूटिकल में क्या किया? तुम्हारा पूरा इतिहास जायंट फार्मास्यूटिकल की फाइलों में दर्ज है। हमारा आर्यन प्योरब्लड सोसाइटी एक प्रमुख अंतरतारकीय शक्ति है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि सौरमंडल में स्थित शाखा सिर्फ जायंट फार्मास्यूटिकल है? वह तो सिर्फ जीन पोषण उत्पादन विभाग है। जिस संगठन से हम जुड़े हैं वह असली युद्ध विभाग है। यहाँ कई सारे कल्टीवेट एलीट भी हैं। उसके शब्दों में धमकियां भरी थीं, लेकिन वीर बेफिक्र था। मुझे डराने की जरूरत नहीं है। अगर तुम सच में इतने शक्तिशाली होते, तो जब मंगल ग्रह की क्रांतिकारी सेना ने जायंट फार्मास्यूटिकल को नष्ट किया था, तब तुम कहाँ थे? गोल चेहरे वाला युवक क्षण भर के लिए अवाक रह गया। वह जवाब देना चाहता था, लेकिन एक तरह का निषेध था, जिसके कारण वह बोल नहीं पाया। वीर को अपने मन में यह बात समझ आ गई थी। आर्यन प्योरब्लड सोसाइटी के बारे में उनकी समझ उनकी कल्पना से कहीं अधिक थी। वह उनके सभी रहस्यों को जानते थे। आर्यन प्योरब्लड सोसाइटी सड़क पर सरपट भागते चूहे की तरह थी, जो अंतरतारकीय अंतरिक्ष में खुलेआम अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं करती थी, अन्यथा वह हर किसी के हमले का निशाना बन जाती। तुम क्या करना चाहते हो? वीर हमेशा की तरह शांत रहा। गोल चेहरे वाला युवक आगे बढ़ा, उसके चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कान थी। वीर, तुमने हमारे आर्यन प्योरब्लड सोसाइटी की संपत्ति चुराई है। चूंकि तुम एक विलक्षण प्रतिभा हो, अगर तुम अभी अंतरिक्ष यान लौटाकर मेरे अधीन हमारे प्योरब्लड सोसाइटी में शामिल हो जाओ, तो हम पुरानी बातों को भुला सकते हैं। वरना आज तुम सुरक्षित नहीं जा पाओगे। क्या मैं आपका अधीनस्थ बनूं? वीर हंसते हुए, खुलेआम उपहास उड़ाते हुए बोला, अपने प्योरब्लड सोसाइटी में शामिल हो जाओ, मेरे पूर्वजों के साथ विश्वासघात करो और एगमैन बन जाओ। उसके शब्द खंजर की तरह थे, जो पल भर में उनके दिलों के दुखते हिस्सों को भेदते हुए उनके चेहरों को विकृत कर देते थे। गोल चेहरे वाले युवक का भाव भूत की तरह भयावह था। तो तुम इनकार करते हो? फिर मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। अगर तुमने हमारे आर्यन शुद्ध रक्त समाज को उकसाया, तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि मरने के बाद भी तुम्हें चैन न मिले। तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारे परिवार को भी नहीं छोड़ूंगा। उसके शब्द विषैले और निर्मम थे। वह वीर के परिवार को धमकी के रूप में इस्तेमाल करता था और लगातार उसका उपहास उड़ाता था। वह देखना चाहता था कि वीर का हट कब तक कायम रह सकता है। जो भी व्यक्ति उनके आर्यन प्योरब्लड सोसाइटी का दुश्मन बन जाता, उसे इसका पछतावा होता। बूम! जैसे ही वह आत्मसंतुष्ट महसूस कर रहा था, वीर ने अचानक एक भयंकर तूफान की तरह एक लंबी दहाड़ लगाई और उसकी मानसिक शक्ति फैल गई। उन लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था मानो उनके दिल को एक विशाल चट्टान ने दबा दिया हो, और वे प्रतिरोध करने के बारे में सोचने में भी असमर्थ थे। खतरा, अत्यधिक खतरा। गोल चेहरे वाला युवक मन ही मन भयभीत हो गया। वीर ऐसे उछल पड़ा जैसे कोई दिव्य देवता स्वर्ग से उतर रहा हो, आकाश से झपट्टा मार रहा हो, मानो एक अकेला व्यक्ति भीड़ को चुनौती दे रहा हो। उसके पांचों पंजे जैसे उंगलियां सीधे नीचे उतरी, मानो किसी देवता का हाथ हो, जो मनुष्यों के जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करता हो। मन, शक्ति और आभा के अनेक दबाव नीचे उतरे। वीर का प्रकोप एक बिजली की कड़क की तरह था, जिसने किसी को सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। इस चाल से बचना नामुमकिन है।
गोल चेहरे वाले युवक ने केवल स्वर्ग की शक्ति को उतरते हुए महसूस किया, बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसे वीर की विस्फोटक शक्ति के इतने भयावह होने की उम्मीद नहीं थी। जीवन मरण के क्षण में वह अंततः दहाड़ा, सहज रूप से अपने बगल में खड़े एक व्यक्ति को पकड़ा और उसे बेरहमी से पटक दिया। वह आकृति चीखी और वीर के हाथ में गिर पड़ी। वीर ने अपनी 5 उंगलियों से उसे दबाया और खोपड़ी चटकने की आवाज के साथ पूरी तरह चूर चूर हो गई। वीर ने अपना हाथ झटका दिया और उस व्यक्ति का शरीर टूटे हुए बोरे की तरह कांपने लगा, हड्डियां चटकने और चूर चूर होने लगी। जब तक उसने हाथ छोड़ा तब तक वह व्यक्ति पूरी तरह से बेजान होकर जमीन पर गिर चुका था। उसकी सांसें कमजोर हो रही थीं। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह एक ही पंजे से लोहे को मिट्टी की तरह कुचल सकता है, नाजुक मानव हड्डियों की तो बात ही छोड़िए। इस व्यक्ति की हड्डियां चकनाचूर हो चुकी थीं। हालांकि वीर ने साथी प्रजाति के प्राणियों को सीधे मारने के निषेध का पालन किया और उसकी जान नहीं ली, फिर भी यह व्यक्ति पूरी तरह अपंग हो गया था। शूरा स्टार पर उसका क्या हश्र होगा, जो नरक के समान था, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। ये तो सचमुच मृत्यु से भी बदतर स्थिति है। इन लोगों ने वीर पर घात लगाकर हमला किया और उनके कुछ करने से पहले ही एक व्यक्ति की तुरंत मौत हो गई। शूरा का युद्ध क्षेत्र, बिना हत्या किए इसे शूरा कैसे कहा जा सकता है? वीर के विचार अस्थिर थे, मानो वह शुद्ध हो गया हो, अपने सभी नैतिक और सैद्धांतिक बंधनों से मुक्त हो गया हो। उसका मन निर्मल था, धूल के एक कण से भी अछूता। उसका पूरा व्यक्तित्व बदल गया, मानो वह कोई देवता हो या दानव, किसी खाए या जेल जैसा गहरा और ठंडा। गोल चेहरे वाला युवक, जो बाल बाल अपनी जान बचाकर भागा था, सदमे से अपना चेहरा बदल लिया। उसे बस यही महसूस हो रहा था कि उसने एक अविश्वसनीय रूप से भयानक जानवर को मुक्त कर दिया है, जो बेरोक-टोक है और किसी भी क्षण लोगों को निगलने के लिए तैयार है। वीर, तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? क्या तुम्हें हमारे आर्यन शुद्ध रक्त समाज से प्रतिशोध का डर नहीं है? वह दहाड़ा। बदला। वीर ने अपना सिर झुकाकर समूह का जायजा लिया, फिर अचानक मुस्कुराते हुए बोला, मैं आपको बताना भूल गया था, मैं अपनी जिंदगी में कभी धमकियां स्वीकार नहीं करता। अगर मुझे कोई खतरा दिखाई देता है तो मैं उस खतरे के साकार होने से पहले ही उसे खत्म कर देता हूं। चूंकि हम पहले से ही दुश्मन हैं और आप खुद आगे आए हैं, तो ये बिल्कुल सही है। चलिए, मैं आपको भविष्य की मुसीबतों को खत्म करने के लिए विदा करता हूं। तुम। गोल चेहरे वाले युवक के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। वीर को और शब्द बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी। उसने हवा में मुट्ठी भींचकर कहा, उठो। धरती कांप उठी और एक अदृश्य मानसिक शक्ति ने पृथ्वी की ऊपरी परत को उलट दिया, उन्हें अपने अंदर समाहित कर लिया और मजबूती से फंसा लिया। हमला करो, आज या तो वह मरेगा या हम सब मर जाएंगे। गोल चेहरे वाला युवक लगातार दहाड़ रहा था और समूह के सभी सदस्य हरकत में आ गए। ज्वाला की धारा, आइस ब्लेड, वायु तोप, ... उन सभी लोगों ने मिट्टी के आवरण को तोड़कर अंदर घुसने के लिए अपनी जीन शक्ति का इस्तेमाल किया। लेकिन इससे पहले कि वे खुशी मना पाते, एक लोहे की छड़ उनके सिर पर जोर से गिर पड़ी। छड़ की गति इतनी तीव्र थी कि वह सभी बाधाओं को तोड़ती हुई आगे बढ़ी। उनके कानों में एक ठंडी आवाज गूंजी, मानो मृत्यु के देवता द्वारा भाग्य की घोषणा हो रही हो। मरना। अध्याय 219। क्या तुम कहते हो कि तुम ईश्वर हो? जो मेरे दिल को परेशान करते हैं उन्हें मार डालो। जो मेरे दिल को चिंतित करते हैं उन्हें मार डालो। जो मेरे दिल की बात न माने उन्हें मार डालो। लोहे की छड़ ने अत्यधिक बल के साथ प्रहार किया और सब कुछ नष्ट कर दिया। ये शूरा तारा दक्षिणी आकाशगंगा में निर्वासन का स्थान है, जहां सभ्यता या व्यवस्था का कोई नामोनिशान नहीं है। केवल नरसंहार का नग्न कानून है, जहां बलवान कमजोरों का शिकार करते हैं। इस क्षण वीर ने नैतिकता और शिष्टाचार के सभी बंधनों को त्याग दिया। सभी बाधाओं को तोड़ते हुए उसका मन बिना किसी संकोच के सभी उलझनों से मुक्त हो गया। शक्तिशाली लोग नियम बनाते हैं, कमजोर लोग नियमों का पालन करते हैं। कुछ लोगों को मारने में इतनी बड़ी बात क्या है? एक मजबूत व्यक्ति किसे कहते हैं? एक बलवान व्यक्ति के पास अजेय शक्ति नहीं, बल्कि अजेय मन होता है। अदम्य मन से व्यक्ति संसार में अजेय हो जाता है। इस समय वह इन लोगों को जान से मारने, पूरी तरह से मिटा देने के लिए दृढ़ संकल्पित था। उस छड़ी की छाया में आर्यन प्योरब्लड सोसाइटी के लोगों को तुरंत ऐसा लगा जैसे दुनिया का अंत आ गया हो। एक अंतहीन हत्या की मंशा ने उन्हें घेर लिया। एक रूह कंपा देने वाली ठंड ने उन्हें प्रतिरोध करने में असमर्थ बना दिया। धिक्कार है। सर्वोच्च साधना स्तर वाला गोल चेहरे वाला युवक सबसे पहले मन के दमन से मुक्त हुआ। उसका चेहरा क्रोध से लाल था। उसने दहाड़ते हुए कहा, अपनी शक्ति मुझे प्रदान करो।
उसके पीछे मौजूद लोगों ने प्रतिक्रिया में हरकत की और अपनी शक्ति उसके शरीर में समाहित कर दी। उसकी जीन शक्ति तेजी से फैली और एकत्रित हुई और उसकी जीवन शक्ति लगातार बढ़ती गई, जिससे एक दृश्यमान दबाव का निर्माण हुआ जिसने शून्य क्षेत्र को घेर लिया, प्रकाश को मोड़ दिया और उसे ठोस बना दिया। जीवन शक्ति 110, 120, 130। गोल चेहरे वाले युवक ने दूसरों की संयुक्त शक्ति से अपनी जीवन शक्ति में तेजी से वृद्धि देखी, जो सीधे 100 के आंकड़े को पार कर गई और लगातार बढ़ती रही, धीरे धीरे उस स्तर तक पहुंच गई जिससे वीर भी दबाव महसूस करने लगा। वह सोचने लगा कि यह किस प्रकार की क्षमता है। ईश्वर राज्य की बाधा। गोल चेहरे वाले युवक ने आकाश की ओर हाथ फैलाते हुए दहाड़ा और ऊर्जा की एक परत प्रकट हुई, जिसने उसके सिर के ऊपर एक अर्धगोलाकार गुंबद का निर्माण किया। बूम! ची विस्फोट से कंपन उत्पन्न हुआ। लोहे की छड़ ऊर्जा ढाल पर जोरदार प्रहार करती है, फिर भी वह उसे भेदने में पूरी तरह असमर्थ रहती है, ठीक वैसे ही जैसे किसी तारे पर स्थित दिव्य राज्य की बाधा हो, जिसे नश्वर प्राणी जरा सा भी हिला नहीं सकते। वीर, तुमने अभी अभी छुपकर हमला करने में सफलता हासिल की, क्या तुम्हें लगा था कि तुम्हें दूसरा मौका मिलेगा? इस देव राज्य की बाधा के सामने तुम्हारा कोई भी हमला बेकार है, अपनी मेहनत व्यर्थ मत करो। गोल चेहरे वाले युवक ने घमंड से कहा, मानो जीत उसकी मुट्ठी में हो। क्या सच में? वीर ने ठंडी हंसी हंसते हुए दूसरे की बकवास पर ध्यान नहीं दिया। उसने अचानक लोहे की छड़ पकड़े हुए हाथ को कसकर पकड़ा और दहाड़ते हुए कहा, बढ़ो बढ़ो बढ़ो। उसकी आवाज गूंजी और उसके हाथ में मौजूद लोहे की छड़ उसी के अनुरूप बढ़ने लगी। कुछ ही क्षणों में वह 10 मीटर से अधिक ऊंचे, 1 मीटर से अधिक मोटे लोहे के खंभे में तब्दील हो गई और उसका वजन भी बढ़कर 20 टन से अधिक हो गया। असीम दिव्य लोहा, जो इच्छा अनुसार रूपांतरित हो सकता है। मन की शक्ति के संचार से इसके आयतन, आकार और भार को इच्छानुसार बदला जा सकता है, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, अनंत रहस्यों से परिपूर्ण। ये डोंगयिंग नामक एक दिव्य स्तंभ जितना विशाल हो सकता है, जो एक महाद्वीप को सहारा देने में सक्षम हो, या कड़ाई की सुई जितना छोटा हो सकता है, जिसे कान में छिपाया जा सकता है, या बाल के एक रेशे जितना महीन हो सकता है। बेशक जितना बड़ा बदलाव होगा, उतनी ही अधिक मानसिक शक्ति खर्च होगी। वीर की मानसिक शक्ति फिलहाल इसे डोंगयिंग दिव्य स्तंभ में बदलने के स्तर तक नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन 10 मीटर से अधिक ऊंचे लोहे के स्तंभ को 20 टन के बल से गिराना वास्तव में कल्पना से परे था। लोहे की छड़ ने बिना आवाज किए ऊर्जा अवरोधक को टक्कर मारी। चटक चटक! गोल चेहरे वाले युवक के चेहरे का भाव एकदम बदल गया। उसने देखा कि अवरोध पर मकड़ी के जाले जैसी दरारें उभर रही थीं, जो तेजी से फैल रही थीं और फिर अचानक फट गईं। छड़ का बल मानो मौन प्रतीत होता था, लेकिन उसकी शक्ति को चरम सीमा तक दबा दिया गया था, एक भी अंश बाहर नहीं निकल रहा था। जल्दी से हट जाओ! सौभाग्यवश अवरोध के गिरने से उन्हें एक पल का समय मिल गया, जिससे उन्हें प्रतिक्रिया करने और तेजी से तितर-बितर होने का मौका मिल गया। षटकोणी या दिव्य आकृति बनाओ। गोल चेहरे वाले युवक और अन्य लोगों ने अपनी अपनी जगह ले ली और तेजी से हाथ के चिन्ह बनाए। उनकी जीन शक्ति तुरंत बाहर निकली और हवा में जुड़कर विशाल और शक्तिशाली रूप से एक बड़ी षटकोणीय आकृति का निर्माण किया जिसने वीर को घेर लिया। 6 बिंदु, 6 दिशाएं, जिनमें 6 अलग अलग ऊर्जाएं प्रवाहित हो रही हैं: प्रकाश, अंधकार, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु। पवित्र प्रकाश से शुद्धिकरण, अंधकार में प्रकाश का समाहित होना, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, झुलसा देने वाली ज्वालाएं, बर्फीले पानी का जमना, तूफान से होने वाला अपरदन। ऊर्जा की परतें एक के बाद एक टकराती हैं, एक विशाल ऊर्जा भंवर का निर्माण करती हैं, आदिम अराजकता का एक दृश्य। वीर का शरीर इसके भीतर फंस गया, पल भर में सैकड़ों ऊर्जा प्रभावों को झेलते हुए, और उसने अपनी त्वचा पर सुई जैसी चुभने वाली पीड़ा महसूस की, जो हड्डी तक पहुंच गई। ये साधारण ऊर्जाएं नहीं थीं, प्रत्येक की अपनी एक अनूठी शक्ति थी। वीर के स्टोन मन की जीन के पूरी तरह से विकसित होने के बावजूद भी वह इसे लंबे समय तक सहन नहीं कर सका। उन्हें सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि हर व्यक्ति का जागृत जीन अलग था और उनकी क्षमताएं भी बहुत भिन्न थीं। ये लोग अपनी जीन शक्ति को मिलाकर एक ऐसा गठन कैसे बना लेते थे, मानो वे एक ही व्यक्ति हो। ऊर्जा में इस तरह के शक्तिशाली उतार चढ़ाव पहले से ही 500 से अधिक जीवन शक्ति वाले मध्य चरण के एक कुलीन साधक के बराबर थे, जिससे उसकी शक्ति का जबरदस्त दमन हो रहा था। वीर ने अपनी लोहे की छड़ को इतनी तेजी से घुमाया कि वह पलक झपकते ही गायब हो गई। अपने शरीर को कसकर बचाते हुए उसने एक के बाद एक उन ऊर्जा के प्रभावों को चकनाचूर कर दिया। उस अतुलनीय दिव्य लोहे की गुणवत्ता अज्ञात थी, लेकिन एक प्राचीन साधना सभ्यता से बचे हुए खजाने के रूप में इसकी गुणवत्ता कितनी कम हो सकती है।
इसके भीतर और भी गहरे रहस्य छिपे थे जिन्हें वीर अभी तक खोज नहीं पाया था। लोहे की छड़ अविनाशी प्रकृति की थी। अपनी प्रचंड शक्ति से, जो चारों ओर फैलती हुई प्रवाहित हो रही थी, उसने अस्थायी रूप से उन ऊर्जाओं को उसके पास आने से रोक दिया। वाह, कितनी जबरदस्त साधना है। ऐसा लगता है कि तुमने आर्यन प्योरब्लड सोसाइटी की विरासत हासिल कर ली है, जिससे तुम्हारी शक्ति में बहुत वृद्धि हुई है। गोल चेहरे वाले युवक के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी और उसकी आंखों में आशंका झलक रही थी। वीर की ताकत में बहुत तेजी से वृद्धि हुई थी, जो जायंट फार्मास्यूटिकल के अभिलेखों में दर्ज जानकारी से बिल्कुल अलग थी। ऐसा लग रहा था मानो वह कोई दूसरा ही व्यक्ति बन गया हो, कम से कम 3 गुना अधिक शक्तिशाली। उन्होंने इतने कम समय में यह उपलब्धि कैसे हासिल की? अगर आज उसे काबू में नहीं किया जा सका, तो यह एक बाघ को पहाड़ों में वापस जाने देने जैसा होगा, और भविष्य में उसे फिर से काबू में करना मुश्किल होगा। ईश्वर राजा का भाला। उसने फिर से दहाड़ लगाए और फॉर्मेशन के परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए हाथ की मुद्राएं बनाई। फॉर्मेशन के अन्य सदस्यों ने उसकी पुकार का जवाब देते हुए अपनी ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित किया। परस्पर बल और अवरोध उत्पन्न करने वाली ऊर्जाओं में एक रहस्यमय परिवर्तन हुआ और वे एक काले बिजली के भाले में बदल गईं, मानो कोई दिव्य दंड हो जो नीचे गिरा और तुरंत वीर को अपनी चपेट में ले लिया। सिजल सिजल सिजल। बिजली तेजी से जमीन पर दौड़ रही थी। वीर बेसुध खड़ा था, उसकी त्वचा कोयले जैसी काली थी, गहरे घावों से ढकी हुई थी, बिजली से उसके कपड़े जलकर राख हो गए थे, उसकी चोटें मामूली नहीं थीं। तुम मेरे आर्यन शुद्ध रक्त समाज की विरासत की कल्पना कैसे कर सकते हो? ईश्वर रक्त अनुष्ठान के बाद, हमारे जीन एक ही वंश के हैं, जिससे हम संवाद कर सकते हैं और एक संरचना में जुड़ सकते हैं। षटकोणी या दिव्य संरचना के आशीर्वाद से हम देवता हैं। तुम तो बस एक नश्वर प्राणी हो। एक नश्वर प्राणी किसी देवता का विरोध कैसे कर सकता है? यदि तुम मूल्यांकन निषेध के खातिर आज्ञाकारी रूप से आत्मसमर्पण कर दो, तो हम शायद तुम्हारी जान बख्श दें। गोल चेहरे वाले युवक ने तिरस्कारपूर्ण स्वर में कहा, मानो बादलों पर बैठा कोई देवता एक तुच्छ नश्वर प्राणी को नीचा दिखा रहा हो। तुम खुद को भगवान कहते हो। वीर ने व्यंग्य करते हुए अपने चारों ओर आकाश की तरह फैली आकृति को देखते हुए एक अजीब सवाल पूछा, क्या ये कछुआ आकृति स्वर्ग के बराबर हो सकती है? क्या? गोल चेहरे वाले युवक की आंखें अचानक सिकुड़ गईं, वह वीर का मतलब नहीं समझ पाया और उसके दिल में बेचैनी सी उठने लगी। वीर ने अपनी लोहे की छड़ को जमीन में गाड़ दिया और बिना किसी संकोच के एक उग्र ज्वार की तरह अपनी सारी मानसिक शक्ति उसमें समाहित कर दी। बढ़ो बढ़ो बढ़ो। लोहे की छड़ बारिश के बाद बांस की कोम्पलों की तरह तेजी से बढ़ने लगी। 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर। जैसे जैसे लोहे की छड़ लगातार बढ़ती गई, संरचना का स्थान इतनी विशाल वस्तु को समाहित नहीं कर सका और दबाव के कारण पूरी तरह से विकृत हो गया। लोहे की छड़ स्वर्ग को सहारा देने वाले स्तंभ की तरह थी, जो आकाश को उसकी सीमा तक धकेल रही थी। एक जोरदार टक्कर के साथ वह संरचना टूटकर बिखर गई, जैसे कोई टूटा हुआ दर्पण जमीन पर बिखर जाता है। आसमान फट गया। अध्याय 220। उन सबको मार डालो। झुलसा देने वाली धूप आग की तरह असीम गर्मी बरसा रही थी, धरती को तब तक झुलसा रही थी जब तक वह धधकती हुई गर्म न हो जाए, और लगातार चलने वाली लू किसी को भी पकड़ डालने की धमकी दे रही थी। एक लंबा, एथलेटिक कद काठी वाला व्यक्ति तेजी से जमीन पर उछलता और दौड़ता हुआ दिखाई दिया। उसने शॉर्ट्स पहन रखे थे, उसकी त्वचा कांस्य रंग की थी और उसके लंबे, शक्तिशाली पैर एक जंगली सुंदरता से परिपूर्ण थे। उसने अपनी बाहों में एक नाजुक बच्ची को थाम रखा था, जिसका शरीर दुर्बल था और जिसका सुंदर चेहरा बेहद पीला पड़ गया था। चिलचिलाती धूप में उसके चेहरे पर एक असामान्य लाली आ गई थी, पसीने की बूंदें टपक रही थीं और उसके होंठ बेजान थे। बहनों, आपको मुझे इस कॉस्मिक यूनिवर्सिटी के मूल्यांकन में शामिल होने के लिए नहीं लाना चाहिए था। मैं तो बस आपके लिए बोझ हूँ। उसकी बाहों में बैठी कमजोर लड़की, तीव्र विकिरण सहन करने में असमर्थ, धीमी आवाज में बोली। गहरे, वीर चेहरे वाली, सांवली, क्रूर लड़की ने तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा, बहन, तुम क्या कह रही हो? मैंने माँ से वादा किया था कि मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। बहन, भले ही तुम्हारा शरीर ठीक न हो, तुम्हारी क्षमताएं कमजोर नहीं हैं। इस ब्रह्मांडीय विश्वविद्यालय की परीक्षा में तुम मेरी बहुत मदद कर सकती हो। तुम्हें पता है, जब हम बहनें एकजुट होती हैं तभी हम सोने को काट सकती हैं। कमजोर सी दिखने वाली लड़की ने बेबसी से सिर हिलाया। हालांकि वह बड़ी बहन थी और छोटी बहन आमतौर पर उसकी बात सुनती थी, फिर भी उसकी अपनी राय थी। अब जब बात यहां तक पहुंच गई थी, तो और कुछ कहने का कोई फायदा नहीं था।
उसने सुंदर ढंग से भौहें चढ़ाईं, मानो उसकी भौहों के बीच से मानसिक ऊर्जा फैल रही हो, मानो वह कुछ महसूस कर रही हो। उस साहसी लड़की ने अपनी बहन को गोद में उठाया और 10 मिनट तक दौड़ती रही। अचानक उस दुर्बल लड़की ने अपनी आंखें खोली और उसकी निर्मल पुतलियों से ज्ञान की तेज रोशनी निकली। उसने कहा, बहन, ये शूरा तारा एक नरक ग्रह है, यहाँ का वातावरण बहुत कठोर है। हमें उन परग्रहियों का शिकार करने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। सबसे जरूरी काम है जीवन जीने के लिए जल्दी से पानी और भोजन खोजना, नहीं तो हम 10 दिन भी जीवित नहीं रह पाएंगे। जब तक हमारा जीवन सुरक्षित है, परग्रही जीवों का शिकार करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। मेरे मानसिक ऊर्जा स्कैन के अनुसार उस दिशा में बहुत सारा पानी होना चाहिए। उसने ऊपर देखा और अपने सामने दाहिनी ओर इशारा किया। उस जंगली लड़की ने सिर हिलाया और अपने फुर्तीले लंबे पैरों से वह तेंदुए की तरह तेजी से भाग निकली। 20 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने के बाद उसकी आंखों के सामने नीले रंग के साफ पानी से भरी एक झील दिखाई दी। उसका दिल खुशी से भर गया और वह खुद को रोक नहीं पाए और उसने अपनी गति फिर से तेज कर दी। लेकिन अचानक गर्म हवा के साथ एक असामान्य आभा फैल गई। अपनी बेबाक अंतर्ज्ञान शक्ति के बल पर उस साहसी लड़की ने सहज रूप से रुक गई। क्या हुआ? दुबली पतली लड़की ने उसके चेहरे के असामान्य भाव को देखकर धीमी आवाज में पूछा। आगे लोग लड़ रहे हैं, सैवेज गर्ल ने सावधानी से कहा। चलो जाकर देखते हैं। हमने बहुत देर तक खोजा है और 100 किलोमीटर के दायरे में यही एक पानी का स्रोत है, हम इसे छोड़ नहीं सकते। जब तक वे हमें परेशान नहीं करते, हम पानी लेकर निकल जाएंगे। शारीरिक रूप से कमजोर होने के बावजूद वह दोनों में सबसे मजबूत लग रही थी और फैसला ले रही थी। सैवेज गर्ल ने भी सिर हिलाया और जंगल में दुबकी हुई बाघिन की तरह वह चुपचाप आगे बढ़ी। बैंग बैंग बैंग, लड़ाई की आवाजें लगातार आ रही थीं और चारों ओर जानलेवा इरादे व्याप्त थे। एक व्यक्ति लोहे का डंडा लिए अदम्य गति से लोगों के एक समूह से लड़ता हुआ मैदान को तहस नहस करता हुआ दिखाई दिया। मर जा। लोहे का डंडा एक विशाल स्तंभ में परिवर्तित हो गया, जिसने 6 नुकीले दिव्य घेरे को बलपूर्वक तोड़ दिया। वीर एक पल भी नहीं रुका, लोहे का डंडा पकड़े हुए भीड़ की ओर दौड़ पड़ा। लोहे का डंडा पल भर में लंबा हो गया और तेजी से आगे बढ़ते हुए 2 अनजान व्यक्तियों की रीढ़ की हड्डी को तुरंत तोड़ दिया, जिससे वे जमीन पर लकवाग्रस्त और अपंग होकर गिर पड़े। वीर ने एक लंबी दहाड़ लगाई, जिससे उसके डंडे की छाया आकाश में फैल गई। गर्मी का एक बवंडर उठ खड़ा हुआ, जो सीधे गोल चेहरे वाले युवक की ओर बढ़ रहा था। डाकुओं को पकड़ने के लिए पहले सरगना को पकड़ो। वह उन सभी को नष्ट करना चाहता था। वीर ने एक बार जो भी कदम उठाया वह अभूतपूर्व था। टीम की गति बिजली की तरह थी, उसकी 218 की ऊर्जा चरम सीमा तक पहुंच गई थी। गोल चेहरे वाले युवक की आंखें तेजी से सिकुड़ गईं, उसकी पूरी आभा बढ़ गई। उसने अभी अभी दूसरों की जीन शक्ति को अवशोषित कर लिया था, उसकी आभा जरा भी कमजोर नहीं थी। अज्ञानी मनुष्य, मैं तुम्हें बता दूं, एक देवता के सामने तुम्हारा सारा प्रतिरोध एक मजाक मात्र है। उसका चेहरा भयानक था, उसके बाल बेतहाशा उड़ रहे थे और उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं। मर जा। युद्ध देवता की मुट्ठी। उसकी मुक्केबाजी की तकनीक में विस्फोट हुआ, उसकी मुट्ठियां गरज और बिजली के साथ आपस में गुंथी हुई थीं, जैसे पौराणिक कथाओं में युद्ध के देवता थोर का हथौड़ा चलाते हुए जोरदार प्रहार करते हैं। मुट्ठी और लाठी की टक्कर से ची ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ, जिससे चकनाचूर चट्टानें जमीन से उड़ गईं। वीर का शरीर स्थिर रहा और धीरे धीरे नीचे उतरता चला गया। हालांकि गोल चेहरे वाला युवक बार बार पीछे हटता रहा। मार डालो। वीर, जब उसने बढ़त हासिल कर ली थी तो वह प्रतिद्वंद्वी को पलटवार का मौका कैसे दे सकता था। उसकी शारीरिक शक्ति असीमित थी और उसकी लाठी भाले की तरह सीधी, तेज और फुर्तीली वार करती हुई, हवा को चीरती हुई, शंकु का आकार बनाती हुई प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह भेदने के इरादे से आगे बढ़ती थी। वीर जीवन मरण के संघर्षों से गुजरते हुए यहां तक पहुंचा था। उसका युद्ध अनुभव प्रतिद्वंद्वी से कहीं अधिक था। उसकी शक्ति अतुलनीय थी और हाथ में असीम दिव्य लोहे के बल पर वह एक पर एक मुकाबले में पूरी तरह से हावी हो गया। वह मौके का फायदा उठाकर सबको मार डालना चाहता था। बैंग बैंग बैंग। गोल चेहरे वाले युवक को वीर के आक्रमण की इतनी तीव्रता की उम्मीद नहीं थी। उसने जल्दबाजी में कुछ वार रोके और लोहे के डंडे से उसे करारा प्रहार लगा। उसकी ऊर्जा और रक्त में हलचल मच गई, उसे तारे दिखाई देने लगे और तुरंत ही उससे आंतरिक चोटें आईं। उसकी जान बाल बाल बची। वह क्रोधित हो उठा, उसका शरीर फूल गया और उसके ऊपरी वस्त्र पूरी तरह फट गए।
हे मनुष्य, मुझे तुमसे ऐसी क्षमता और ऐसे अद्भुत जादुई खजाने की अपेक्षा नहीं थी। आज मैं तुम्हें उन्नत निम्न स्तरीय जीन मार्शल आर्ट युद्ध देवता की मुट्ठी की असली शक्ति का साक्षी बनाऊंगा। जेड 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 जेड। उसके शरीर से एक भयानक आभा निकल रही थी, बिजली उसके चारों ओर लिपट रही थी, मानो पौराणिक कथाओं का युद्ध देवता मानव जगत में अवतरित हो गया हो, जो दिव्य गर्जन और बिजली पर नियंत्रण रखता हो और युद्ध में अजेय हो। दरार, बिजली कड़की और उसने मुक्का मारा, जिससे वास्तव में एक भयानक विद्युत चुंबकीय तोप का निर्माण हुआ जो तेजी से आगे बढ़ी और वीर के सीधे प्रहार को रोक दिया। मर जा। वीर ने इसके अलावा कुछ नहीं कहा, तुरंत अपनी चाल बदली और बिना किसी झिझक के प्रतिद्वंद्वी को जान से मारने के लिए आगे बढ़ा। अगर यह उन्नत निम्न स्तरीय मार्शल आर्ट हो तो क्या होगा? कोई मार्शल आर्ट कितनी भी उत्कृष्ट क्यों न हो, वह कच्ची ताकत की विनाशकारी शक्ति से भयभीत रहती है। महान ऋषि छड़ी तकनीक। वीर का मन उसके इरादे से प्रेरित हुआ, उसने अपनी सारी शक्ति समेट ली और एक गर्जना के साथ लाठी से प्रहार किया। उसकी आभा और भी अधिक बढ़ गई, उसका सार, ऊर्जा और आत्मा एक में समाहित हो गए। एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ उस छड़ी की गति से ची ऊर्जा के विस्फोट हुए, जिससे ऐसा भ्रम पैदा हुआ मानो कोई सर्वोच्च दिव्य प्राणी लोहे की छड़ी पकड़े हुए आकाश को चीरता हुआ दिखाई दे रहा हो। दरार। यद्यपि गोल चेहरे वाले युवक की आभा पर्याप्त थी, फिर भी लोहे की छड़ी ने बिजली को बहा दिया, जिससे वह पूरी तरह से असुरक्षित हो गया। उसकी छाती पर जोरदार प्रहार हुआ, जिससे वह अंदर की ओर धंस गई, उसकी हड्डियां चकनाचूर हो गईं और उसका पूरा शरीर एक पुआल की गुड़िया की तरह हवा में उड़ गया और जमीन पर गिर पड़ा। नहीं, उसे मौत का खतरा महसूस हुआ। खून थूकते हुए उसका चेहरा निराशा से भरा हुआ था। इतनी गंभीर चोटों के साथ भले ही वीर उसे बख्श दे, शूरा स्टार जैसे कठोर ग्रह पर उसके जीवित रहने की उम्मीद बहुत कम थी। वीर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुमने हमें मारने की हिम्मत की तो आर्यन प्योरब्लड सोसाइटी तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तुम्हारे माता पिता, छोटे भाई बहन, सभी को तड़पा तड़पा कर मार डाला जाएगा। उसने एक पिंजरे में बंद जानवर की तरह अपने दांत दिखाते हुए, लगातार धमकी देते हुए, लेकिन अपने दिल की कायरता को छुपाने में असमर्थ, उग्र लेकिन भीतर से कमजोर स्वर में कहा। बहुत बकवास है। वीर तेजी से आगे बढ़ा और लोहे की लाठी उसके सिर पर दे मारी। चटक चटक। गोल चेहरे वाले युवक की हड्डियां चकनाचूर हो गई थीं, यहां तक कि उसका जबड़ा भी टूट गया था, जिससे वह बोलने में असमर्थ हो गया था और उसकी आंखों में निराशा छाई हुई थी। इस स्थिति में उसकी मृत्यु निश्चित थी, लेकिन उसकी मृत्यु तुरंत नहीं होगी, वह केवल मृत्यु की प्रतीक्षा कर सकता था। यह तो सचमुच मृत्यु से भी बदतर स्थिति है। वीर यही नहीं रुका, उसने शूरा का रूप धारण कर लिया और आर्यन प्योरब्लड सोसाइटी के लोगों का पीछा करते हुए उन्हें मारना जारी रखा। आह आह आह। चीखें थमने का नाम ही नहीं ले रही थीं। नेता, गोल चेहरे वाले युवक से निपट लेने के बाद बाकी लोग विरोध करने में असमर्थ हो गए और एक एक करके लाठी के नीचे वे टूटी हड्डियों के साथ अपंग हो गए। शूरा स्टार नामक इस क्रूर नरक ग्रह पर उनके जीवित रहने की कोई संभावना नहीं थी। वीर वहीं खड़ा रहा, उसके पैरों के पास लोगों का एक समूह जमीन पर क्षैतिज रूप से लेटा हुआ था, उनकी जिंदगी अधर में लटकी हुई थी। उसकी पलकें झुकी हुई थीं, चेहरा भावहीन था, मानो वह बिना पलक झपकाए ही हत्या कर रहा हो। अचानक, मानो किसी चीज को भांपते हुए, वीर की निगाहें तलवार की तरह तेज, दूर के काले जंगल में छिपे हुए स्थान की ओर बढ़ी, एक मानसिक बाधा को तोड़ते हुए, और दो आभाओं को पकड़ लिया। कौन? बाहर आओ, वीर ने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए कहा। उसका शरीर तीर की तरह तेजी से दूर चला गया। अचानक एक दुबली पतली आकृति अंदर से बाहर निकल आई। टकराना। ची ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ, जिससे एक धीमी सी आवाज निकली। उस आकृति ने वीर पर जोरदार मुक्का मारा, उनके शरीर कांप गए और वे अलग हो गए। आश्चर्यजनक रूप से दोनों बराबर के बल पर लड़ रहे थे। वीर ने अपनी निगाहें गड़ा दी और पाया कि ये बिन बुलाए मेहमान दो लड़कियां थीं, जिनका पहनावा बिल्कुल अलग था और वे सतर्कता भरी निगाहों से उसे देख रही थीं।